अगर हम सिर्फ ज्योतिष का यही अर्थ लेते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये ज्योतिष का अर्थ पूरा है? अगर कोई हमसे एस्ट्रोलॉजर से पूछने आया, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है, या फिर ज्योतिष के बारे में आम आदमी का मत ये है कि भाई ज्योतिषी भविष्य फल देखता है और ज्योतिषी उपाय वगैरह बताएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, ये मत हम आम तौर पे पाल के चलते हैं, लेकिन क्या ये मत ज्योतिष की व्याख्या करता है क्या? नहीं कर सकता। ये मत ज्योतिष की व्याख्या नहीं कर सकता। अच्छा, ये ऐसी बात हो गई कि हमने किसी से प्रश्न पूछा कि भैया भोजन क्या है, ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि दाल बाटी, ठीक है ना। उससे पूछा कि भोजन का अर्थ क्या है, तो उसने बोल दिया दाल बाटी। तो क्या भोजन का अर्थ दाल बाटी ही होता है? हो सकता है कि दाल बाटी भोजन का एक अंग है, एक पार्ट, एक रेसिपी है, लेकिन भोजन का अर्थ दाल बाटी तो नहीं हुआ। सही है ना। हो सकता है कि ज्योतिष में भविष्य देखना हो, उपाय वगैरह बताना हो, लेकिन ज्योतिष का अर्थ सिर्फ यही तो नहीं हो गया। सही बात है कि नहीं? अगर हम सिर्फ यही यही थॉट मानकर चलते हैं कि ज्योतिष का अर्थ अगर भविष्य देखना है और उपाय वगैरह बताओ गुरुजी पंडित जी, आप देख लो, है ना। अगर आप मान लो किसी से सामने बोलते हो कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं या ज्योतिषी हैं, तो भैया सामने वाला आपके पास एक ही रिएक्शन करता है कि लाओ कुछ बताओ। एक ही उसके दिमाग में उत्तर है कि लाओ कुछ बताओ। मतलब सामने वाले के दिमाग में एक ही उत्तर आ रहा है कि भविष्य देखना या फिर कोई उपाय रत्न बता दो, यही ज्योतिष का मीनिंग है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और ज्योतिष का अगर अर्थ हम सही ढंग से जानेंगे, उसके बाद ज्योतिष करेंगे, तो शायद मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर हो जाता है। राइट। तो आज हम सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष क्या है। ठीक है, प्रतिभा मैडम माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष क्या है, और ज्योतिष क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये हम इसको पूरी तरह से इस तरह से समझेंगे कि आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगा, और वास्तव में ज्योतिष क्या है वो समझ में आ जाएगा। अगर हम ये बोले कि ज्योतिष हमारे लिए सिर्फ जीवन जीने की कला है, तो क्या सही बात है ना? ज्योतिष आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला का माध्यम है। तो वास्तव में ज्योतिष का अर्थ सिर्फ यही होता है कि हम समय को समझ पाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कि हम समय को जान पाए। राइट। मैं आपको कुछ अपने सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, ये आप सभी को स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? ठीक है, आ रही है सर। हाँ, देखो, युग कितने होते हैं? 4 युग होते हैं। राइट, 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, 4 युग होते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये चारों युग क्या एक जैसे रहे हैं? नहीं। लेकिन ज्योतिष हमारा सतयुग से चल रहा है ना, ज्योतिष शाश्वत है। लेकिन ये चारों युग एक जैसा रहा है क्या? सबसे पहले हम युग को समझेंगे, क्योंकि युग को, समय को समझने के लिए हमें युग को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, समय को समझने के लिए युग को समझना हमें बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले युग को समझेंगे। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग थे, और ये 4 युग अलग अलग समय को हमें हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सतयुग में व्यक्ति का जीवन कैसा था? सतयुग में व्यक्ति का जीवन कैसा था? तो सतयुग में हम एक, सर आप देश काल की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना? हाँ, मैं देश काल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देश काल की बात करते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग अलग अलग है। और अभी कलयुग चल रहा है। मैं आप सभी को म्यूट रखूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग अलग 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 डायरेक्शन की बात करता है, अलग अलग दिशा की बात करता है, अलग अलग चीजों की बात करता है। लेकिन ज्योतिष सबसे पुराना है, ये सतयुग से निकला हुआ है। राइट। अभी हम इसको और भी थोड़ा सा गहराई देंगे
कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में आपको अलग अलग ग्रहों का इफेक्ट दिखता है। अगर अगर इसको हम सीधा ग्रहों के माध्यम से समझेंगे तो सतयुग में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से ग्रह का था, तो हम बात करेंगे केतु का। ठीक है, सतयुग के बाद त्रेता में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से ग्रह का था, जिसमें राम जन्म हुआ था, तो वो था सूर्य का। द्वापर में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से ग्रह का था, तो वो था मून का। और कलयुग में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से ग्रह का है, तो राहु का। ठीक है, ये चारों युग अलग अलग ग्रहों को बताता है, अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इन चारों युग को बहुत गहराई से देखोगे तो सतयुग में आपको सब मोक्ष वाले लोग मिलते थे, आध्यात्मिक गुरु मिलते थे, साधु संत मिलते थे। अच्छा, सतयुग वह युग है जहां पर हिंदू धर्म बोलता है ना कि सिर पे चोटी रखो, जनेऊ धारण धारण करो, तो सतयुग ये वाला युग है जहां से ये निकले हुआ है, जहां से ये सनातन संस्कृति निकली हुई है, हिंदू धर्म का सबसे हाईएस्ट वर्जन सतयुग। मतलब अधिकतर लोग आपको संत महात्मा ही मिल जाते थे, भौतिक जीवन बहुत कम हुआ करता था, राइट। उसके बाद आया है त्रेता युग, जिसमें राम जन्म हुआ है। और राम जन्म में, ठीक है ना, त्रेता में अधिकतर आप देखो कि वहां पे आपको चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, कोई भी टीम हो, ठीक है ना, हर व्यक्ति में आपको सूर्य की एक झलक दिख जाती थी। ठीक है ना, एक मर्यादा की एक झलक दिख जाती। चाहे रावण हो, वो भी मर्यादित था, ठीक है ना, उसने भी सीता के साथ किडनैप जरूर किया लेकिन फिर भी मर्यादा में रहा। तो कलयुग वह युग है जिसमें पूरी तरह से आप सूर्य का इफेक्ट देख सकते हो। त्रेता युग वह युग है जिसमें आप पूरी तरह से सूर्य का इफेक्ट देख सकते हो। द्वापर युग वह युग है जिसमें आपको चंद्रमा का इफेक्ट मिलेगा। अगर आप बहुत गहराई से देखो तो द्वापर में कृष्ण आए थे, और कृष्ण जैसे ही आए तो हमें पता चला कि गाय, हमें पता चला माखन, हमें पता चला है ना दूध दही छाछ, ठीक है, हमें पता चला कि भैया गोपियां होती है। तो कृष्ण मतलब पूरी तरह से चंद्रमा का कैरेक्टर है, राम पूरी तरह से सूर्य का कैरेक्टर है। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो केतु का कैरेक्टर थे सतयुग में, ठीक है। और आज जो हम युग जी रहे हैं ये पूरी तरह से राहु का कैरेक्टर है, ठीक है। आज आपको हर चीजें राहु वाले कैरेक्टर की मिलेगी। जिस तरह से सतयुग में हर चीजें आपको केतु वाले कैरेक्टर की मिलती थी, त्रेता युग में आपको हर चीजें सूर्य वाले कैरेक्टर की मिलती थी। मतलब त्रेता युग में सूर्य का इफेक्ट सबसे ज्यादा था, ऐसा नहीं कि सभी ग्रहों का इफेक्ट नहीं था, लेकिन सूर्य का सबसे ज्यादा इफेक्ट था। द्वापर युग में चंद्रमा का इफेक्ट सबसे ज्यादा था, है ना। द्वापर युग बोलते हैं ना चंद्रमा, चंद्रमा बोलते हैं कि स्त्री तत्व है ना, महिला है, लेडीज है। आप बहुत गहराई से नोटिस करो तो भाई द्वापर युग में गोपियों को आपको देखने को मिला, है ना, कृष्ण भगवान की 108 है ना 1008 रानियां आदि आदि देखने को मिला, ठीक है ना, दही दूध छाछ मक्खन देखने को मिला, है ना। चंद्रमा को चोरी का कारक कहते हैं तो कृष्ण भगवान को चोर कहा जाता है, आदि आदि। आपको बहुत सारी चीजें आपको द्वापर युग में देखने को मिलती है। चंद्रमा का बहुत अच्छे से वर्णन आपको मिलता है, ठीक है ना। चंद्रमा की क्वालिटी उस युग में आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। कलयुग आया, कलयुग के पास क्या है, राहु है। और राहु क्या करता है, ठीक है ना, राहु का युग हम देख रहे हैं ना। अब आज हम बोले कर युग तो बड़ा खराब हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन राहु है ही क्या। राहु का सबसे हाईएस्ट प्रदर्शन आएगा कलयुग में। और आज मान लो कि आज हम आपस में किसी कनेक्टिविटी के साथ बैठे हुए हैं, तो इसका कारक कौन है, राहु है, जिसने हमको आज इंटरनेट के माध्यम से बिठाया है। राहु को बोलते ना कि माया भी है, रामायण में बोलते थे कि राहु माया, रावण रावण की जो टीम होती थी, है ना, तो रावण को राहु बोलते हैं रामायण ज्योतिष में, तो इसका कॉन्सेप्ट है। तो बोलते थे कि बड़े मायावी लोग हैं, है ना, निशाचर, जिसको बोलते थे निशाचर हैं। तो कलयुग पूरी तरह से मायावी कॉन्सेप्ट से गिरा हुआ है। अगर आज बहुत गहराई से हम अनुभव करें तो कलयुग में आपको राहु प्रधान वाली क्वालिटी हर एक व्यक्ति में दिख जाएगी। जिस तरह से त्रेता युग में आपको सूर्य वाली क्वालिटी रावण में भी दिख जाती थी, है ना, द्वापर युग में चंद्रमा वाली क्वालिटी आपको हर व्यक्ति में दिख जाती थी, कलयुग में आपको राहु वाली क्वालिटी हर व्यक्ति में दिख जाएगी। सतयुग में आपको ऋषि मुनि साधु संत वाली क्वालिटी हर व्यक्ति में दिख जाती थी। तो कहीं ना कहीं समय का परिवर्तन तो बड़ा है ना जबरदस्त आया है। हम इसको ऑब्जर्व करें, नोटिस करें तो समय का जो परिवर्तन है बड़ा बड़ा जबरदस्त तरीके से आया, ठीक है ना। और मैं ये समझता हूँ कि ज्योतिष मतलब समय को पढ़ना, ज्योतिष मतलब अपने आप को समझना, ज्योतिष मतलब समय को समझना, ठीक है ना। और जीवन जीने की कला ही ज्योतिष है। अगर आप, ठीक है ना, जीवन जीने की कला ही ज्योतिष है। अगर हम इसको यह मानते हुए चलते हैं कि ज्योतिष मतलब सिर्फ और सिर्फ जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है, तो आपको बिल्कुल एकदम से सही उत्तर मिल जाएगा और आप स्वयं बोलोगे कि सर ज्योतिष बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अगर आप बोलो तो प्रैक्टिकल करवाएं क्या इसका, सीधा अनम्यूट करता हूँ सबको।
आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप बोलो तो इसका आपको सीधा प्रैक्टिकल उदाहरण बताएं क्या, किससे बताओ। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, मोबाइल से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो आप सभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहेंगे क्या समय को लेकर? सबसे पहली बात तो यह है, जी बिल्कुल सर। जरूर। लेना चाहोगे ना? तो आपको बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष समझना है। मतलब इसका एक ही बात ध्यान रखें कि भाई ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं है, ठीक है ना। ज्योतिष सिर्फ उपाय और रत्न देना नहीं है। ज्योतिष मतलब ये है कि समय के अकॉर्डिंगली जीना, ठीक है ना, समय को समझना और अपने आप को समझना। जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। अच्छा, मैं आपसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप सभी लोग कितनी बजे उठते हो? सर 5:30। है ना, 5:30, 6 बजे। है छह ना, बजे 6 बजे, है ना, कोई 7 बजे। कोई 4 बजे, 7 बजे। अच्छा, अच्छी बात है। अभी मेरी एक बात सुन, अभी मेरी एक बात बताएं कि युवा पीढ़ी कितने बजे उठती होगी? अप्रोक्सीमेट 8 to 9। 8 to 9। अच्छा, या कोई कोई युवा पीढ़ी 5 बजे उठ रहा है? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं उठता। फिलहाल कोई नहीं उठता, राइट। या आप इस चीज को समझते हुए चले कि जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है, राइट। ओके ओके। राइट, जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। हम क्या समझते हैं कि जो कुंडली में जो ग्रह होते हैं, है ना, या हमको लगता है कि वो हमें रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, इसमें कोई शंका ही नहीं, वो हमें रिजल्ट देगा, ठीक है ना। ग्रह तो हमें रिजल्ट देने आया है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हम ग्रहों से रिजल्ट भी लेते हैं, या राइट। ठीक हम बात है। हम ग्रहों से रिजल्ट भी लेते हैं। अच्छा, जब आप एक इस चीज को ऑब्जर्व करें, मैं कहता हूं कि कल्पना करें, ठीक है ना। मेरा वीडियो नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट बंद है, तो आप मेरे को सुने। आप कोई कल्पना नहीं। आप कल्पना करें कि जब सतयुग हुआ करता था, सिर्फ आपको कल्पना करना है, तो ऋषि मुनि कितने बजे उठते होंगे? वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठते थे, अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के आसपास। राइट, 4 बजे। 4 बजे, 3 बजे, मतलब कोई ऋषि मुनि ऐसा तो नहीं है कि सुबह 10 बजे उठता है। नहीं नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त को एंजॉय करते थे। ब्रह्म मुहूर्त को एंजॉय करते थे, मतलब इस पे हमें पूरा विश्वास है। या अच्छा, बिल्कुल सही। त्रेता युग आया, ठीक है ना, जब राम का रामायण का टाइम आया, है ना, रावण वगैरह का टाइम आया, तो भी लोग कितने बजे उठते थे? सुबह सुबह उठ जाते थे, ये ठीक बात है। है ना। द्वापर युग आया, तब भी लोग सुबह सुबह उठ जाते थे, हाँ ठीक है ना। अच्छा, कलयुग आया तो आप देखो कि लोग सुबह उठते ही नहीं है, हाँ, वो दैत्य का प्रभाव ज्यादा हो गया होगा। है ना। कलयुग आया तो आप ये देखो कि लोग सुबह उठ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक बात है। तो ये जो चीजें हैं, अभी हम बोलते हैं कि यार जमाना बदल गया, कल्चर बदल गया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कल्चर जो भी बदला या कुछ भी नई नई चीजें आती हैं, तो ये हमारे ही कारण हुआ है, क्योंकि जैसे हम वैसी ज्योतिष। हमने हमारे ऋषि मुनियों ने कभी उस समय को जिया ही नहीं था जिस समय को हम जी रहे हैं। इस बात से सहमत हो कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वो क्यों नहीं जिया? क्योंकि ऋषि मुनि 8-9 बजे सो जाते थे। पहले के जमाने में ये होता था ना। मैं तो कहता हूँ कि उस जमाने की भी छोड़ो, आज से 50-60 साल पहले भी लोग 8 बजे 9 बजे सो जाते थे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी तो सब सो जाते थे, सही बात है। 50-60 साल पहले की भी छोड़ो, 2004 से पहले फेसबुक नहीं आया था मैदान में, तो भी हाँ, लोग बेचारे 10-11 बजे पहले सो जाते थे। बिल्कुल सही बात है। ये फेसबुक वाला मार्क जुगलबर्ग ने बनाया ना, उसके पहले ये फेसबुक नहीं आया। उसके पहले भी लोग 10-11 बजे बोलते थे कि बहुत रात हो गई बेटा, सो जा। बिल्कुल सही यही होता था। सही होता था। अच्छा, ठीक बात है। आज आज के जी। जमाने में आप चाहे कितनी ही बजे उठो, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 11-12 बजे पहले कोई नहीं सोता होगा, सही बात बिल्कुल नहीं सो रहे सब, ठीक है बच्चे ना। ही नहीं सो रहे आजकल। 11-12 बजे, अच्छा इक्का दुक्का सो जाए बात अलग है ना, क्योंकि 100% कहीं भी कुछ नहीं है, ठीक है। इक्का दुक्का हर जगह चलता है, लेकिन आप देखो कि मोटे तौर पे अगर हम एक परसेंटेज निकालें तो लगभग 90% लोग 12 बजे तक जग रहे हैं। बिल्कुल 11 बजे तो मान ही लो। 100% सही कह रहे हैं आप। 11 बजे तो लोग बोल ही नहीं सकते कि यार हम जल्दी सो रहे हैं। अगर कोई बोलता है ना कि हम तो 8 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, लोग बोलते हैं आप बड़े जल्दी सो जाते हो, है ना। हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसे होता है ना। तो आप इन जी। चीजों को सबसे पहले इन चीजों की गहराई को नोटिस करें
कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं जिया वो हमने जिया। कैसे जिया कि ऋषि मुनि है ना, जो एक मतलब हमारे पूर्वज ने, ठीक है, वो टाइम पे सो जाते थे फिर जल्दी उठते थे, राइट। लेकिन हम वो लोग हैं कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अच्छा युवा पीढ़ी तो 12, 1, 2 बजे तक भी है ना, ज्यादा देर नहीं मानती कि ज्यादा जगता है, ठीक है। जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को तो लगता है कि 12, 1 भी सामान्य है, राइट। तो हम वो चीजें जी रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनि नहीं जिए। हाँ, इससे हमारे कुंडली का लेना देना है। किसी ने प्रश्न पूछा कि इससे हमारी कुंडली का क्या लेना देना है। इससे हमारी कुंडली का लेना देना है क्योंकि हम कुंडली से वो सीखते हैं जो हमें ग्रह देना चाहता है, और हम अपने जीवन से वो सीखते हैं जो हम ग्रह से लेना चाहते हैं, राइट। सही बात है। आप एक बात बताओ कि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। रेगिस्तान में ऊंट होते हैं तो गद्दी निमा पैर होते हैं। हाँ, सही हम बात है। हम जिस माहौल में पैदा होते हैं उस माहौल के अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। अगर मान दे, लो कि देश काल पात्र लगता है वहां पर। हाँ, मान लो कि किसी बनिया के घर में कोई बनिया बच्चा पैदा हो गया तो वो स्वभाव से जन्म से बनिया निकलेगा क्योंकि शुरुआत से दुकानदारी देखी, गणित देखा। अभी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो वो 8 साल की उम्र में मंत्र, यंत्र, अनुष्ठान सारे जान जाएगा। सही है। भाई स्वाभाविक है कि वो सारी चीजें जान जाएगा, है ना। तो यस सही है। तो इसका मतलब आप एक बात तो मानते हो कि माहौल का इफेक्ट है ना। माहौल, क्यों? है ना। ज्योतिष का इफेक्ट तो बाद में मानेंगे, लेकिन हमें ये बात सबसे पहले, है ना। प्लीज माइक आप अनम्यूट ना करें अगर ना बोलना हो तो, ठीक है। तो ज्योतिष का इफेक्ट बाद में जानेंगे, लेकिन एक बात बहुत गहराई से हमें समझ में आती है कि माहौल का इफेक्ट तो है, ठीक है। और जैसे माहौल में व्यक्ति रहता है वैसा कार्य करता है। अभी मैं आपसे एक सीधी सी बात बोलूंगा, सीधी सी एक बात पूछना चाहूंगा कि जो व्यक्ति रात के माहौल में रहता है तो उसके सोच और विचार में फर्क आएगा। सही बात है। सच है सच है। जो व्यक्ति अगर रात को 12, 1, 2 बजे तक सो रहा है तो उसके सोच और विचार में फर्क आएगा। अच्छा, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ रहा है और रात को जल्दी सो रहा है तो उसके सोच और विचार में फर्क आएगा, क्योंकि ठीक बात उसने है। क्योंकि उसने कुछ और देखा। अच्छा, उसने सूर्योदय देखा, सुबह उठते से सूर्य नमस्कार करते हैं ना हम, तो उसने सुबह उठते से सूर्योदय देखा। उसको लगा कि सुबह सुबह का प्रकाश कितना अच्छा है, 6 बजे टाइम उठ जाना चाहिए, है ना। और जो सो रहा है, अच्छा जो लेट सो रहा है, उसने रात देखी। उसको लगता है कि यार रात में कितना अच्छा काम हो रहा है, सारा ना रिसर्च वर्क हो गया है ना, सारी चीजें हो गई, फाइल वाइल बन गई, राइट, या कुछ भी काम हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दोनों के सोच विचार में फर्क आएगा, ठीक है। तो ज्योतिष यही समझाना चाह रहा है आपको सबसे पहले तो ये कि भाई ग्रह बल देता है या ग्रह बल से लिया भी जाता है। पहला प्रश्न तो ये है कि हमारी कुंडली मान लो, हमारी हमारी कुंडली मान लो कुछ भी बन गया हो, ठीक है। हमको तो कुंडली पे बात ही नहीं करना, हम कुंडली पे बात क्यों करें, ठीक है। हमारा कुंडली कुछ भी बन गया हो, लेकिन सबसे पहले तो हम ज्योतिष की परिभाषा सीखें, ज्योतिष का मीनिंग सीखें कि कुंडली में जो ग्रह है भाई वो तो अपना रिजल्ट देगा ही, लेकिन हम कुछ ग्रहों से ले भी तो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ग्रहों से कुछ भी नहीं खींच रहे हैं। अगर मान लो कि आप रात को जग रहे हो तो रात को किसका इफेक्ट होता है बताओ मुझे। रात को किसका इफेक्ट होता है? चंद्रमा का, शनि का, चंद्रमा का। चंद्रमा का, राहु का, है ना। जी सूर्य का विपरीत राहु होता है ना। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको रामायण काल से भी जोड़ता है कि रामायण में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, ठीक है ना, तो राम जी क्या बोलते हैं, रामायण में हमें क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि रात के समय निशाचरों की ताकतें बढ़ जाती है। इसलिए जब युद्ध होता था तो वो, है ना, रात्रि के समय युद्ध नहीं करते थे। आपको ध्यान हो तो कि जैसे ही संध्या हुआ, सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद युद्ध नहीं होता था। राम और रावण की टीम अपने अपने घर जाएगी। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? और रात्रि के समय निशाचरों की ताकत बढ़ जाती थी। आपको एक बार ध्यान हो कि इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर रात को वार कर दिया, ठीक है ना। और रात को जैसे ही वार किया तो लक्ष्मण उससे निपट नहीं पाया, क्योंकि रात को निशाचरों की ताकत बढ़ जाती है, रात को मायावी शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है। आप ये सोचो कि जितने भी आपको सीक्रेट खुफिया कार्य करने हो तो कब करोगे? रात को करोगे। सोचो, दिमाग लगाओ कि जितने भी सीक्रेट कार्य करने हो, जितने भी खुफिया वर्क करने हो, तो आप रात को जग के करोगे। मान लो आप सोचो कि किसी चीज पे जी रिसर्च, जी जी। किसी चीज पे रिसर्च भी करना है तो भी आपके लिए रात आवश्यक है कि भाई कोई रणनीति बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, तो रात आवश्यक है उसके लिए, जी जी। है ना। राम जी भी रात को है ना सलाह वगैरह करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कह, तो कहने का मतलब क्या है
कि हम समय से लेते हैं, ठीक है, और समय का अपना अपना एक अलग ही अनुभव है। अजी अच्छा, आप हम एक छोटी सी बात हम समझते हैं कि हम लोग ये बोलते हैं कि यार आज की युवा पीढ़ी हमारे अनुरूप नहीं है, आज की युवा पीढ़ी हमसे अलग चलते हैं। ये सभी के मन में है कि नहीं प्रश्न, कि यार बच्चे बात नहीं मानते, बराबर। बच्चे हमारी थॉट के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, सबसे पहले परिवर्तन आप कहाँ देखो, है ना, सबसे पहले आपको परिवर्तन कहाँ देखना है कि भाई आपका उठने का टाइम क्या है, बच्चे का उठने का टाइम क्या है, वो कुछ अलग तरह से है ना। आप और बच्चों में डिफरेंस है कि नहीं। फिर हम बोलते हैं कि यार बच्चे बच्चे हमसे अलग वातावरण के हैं, हमसे अलग तरह के हैं, आजकल के बच्चे, नई जनरेशन बहुत बदल गई। अच्छा, बहुत नहीं बदला वास्तव हम में लोग का बहुत नहीं। ड्यूटी ही लेट नाइट रहता है, क्या हाँ, करें। जैसे मॉर्निंग में सुबह 9 बजे ड्यूटी के लिए आते हैं, रात 9 बजे तक, बिल्कुल। मतलब 10-11 बजे तक घर जा पाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या जी करें। जी 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 जी, मैं आता हूँ सभी को लेके, पहले आप मेरी सुन लिए, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बोलते हैं कि यार बड़ा जमाना बदल गया, बड़ी जनरेशन गैप आ गई। अच्छा, आज की स्थिति ऐसी है कि चलो हम तो अपने पेरेंट्स की बात मानते थे, लेकिन आज के बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, है ना, नहीं मानते ना, वो अपने मन की करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा क्या है कि भाई हर हर कोई हर चीजें कुंडली थोड़ी देती है, हम ग्रह से खींचते भी तो हैं। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, कि सारी चीजें आपको कुंडली उठाकर नहीं दे रही है यार, आप ग्रहों से खींच रहे हो। अगर मान लो कि आपने अपनी रूटीन में चेंज कर दिया कि हम सूर्योदय से पहले उठना चालू करेंगे, देखो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपको कुंडली हटा दो ये 2 मिनट के लिए, क्योंकि ज्योतिष तो जीवन जीने का तरीका है ना, ज्योतिष तो आर्ट ऑफ लिविंग है। हम किस तरह से जी रहे हैं वैसा ही ग्रह आपको रिजल्ट दे रहा है, जैसे हम वैसी ज्योतिष। ज्योतिष का सबसे पहला नियम यही है कि भैया हम, कोई बोलता है कि यार हमारी कुंडली में तो राजयोग बना हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई कहता है कि हमारी कुंडली में तो कुछ नहीं बना हुआ, हमको तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। 50 तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि समय क्या है यार, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि समय की डेफिनेशन क्या है और समय कितना पावरफुल हो सकता है, या हम समय का किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप ये सोचो कि अगर मान लो कि हम रात को जगते हैं, तो रात को 12 बजे बाद जिसका भी समय चालू होता है उसका नाम है राहु, ठीक है। रात को 12 से 2 में अगर हम मान लो एक्टिव हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो आप ये मानकर चलो कि हमारे ऊपर राहु का इफेक्ट सर्वाधिक है। कौन कौन जागता है यहाँ पे बताओ, ठीक है, तो राहु का इफेक्ट सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो राहु का इफेक्ट हमारे, हम राहु से कुछ लेना चाह रहे हैं, समझ में आया भाई। जन्म कुंडली में राहु कुछ भी दे रहा हो, लेकिन हम राहु से कुछ एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली रात को जगने वाला व्यक्ति थोड़ा सा रिसर्चेबल हो सकता है ना, राहु की तरह माइंडेड हो सकता है, ठीक है ना, ज्यादा जानकारी इकट्ठी करता है चीजों को लेकर। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ, समझ में आया। भौतिक जीवन को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सोचता है, पैसे कमाने के लिए ज्यादा सोचता है। राहु के पास क्या है, भौतिक जीवन है, तो पैसे कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कैरियर के लिए, ग्रोथ के लिए, धन के लिए, काम के लिए, सही है ना। तो ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति होता है, ऑब्वियसली ज्यादा होगा कि उसको चाहिए। समय से लिया ना हमने, अगर मान लो कि हम सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठते हैं, तो हमने कौन सा ग्रह एक्टिवेट किया हमारी कुंडली में, केतु। जी। अगर हम सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं, तो हमने हमारे जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह एक्टिवेट किया, केतु एक्टिवेट किया। केतु का, केतु का। तो कहीं ना कहीं हम केतु का, है ना, केतु की क्वालिटी ले रहे हैं हमारे जीवन में, राइट। और आज की युवा पीढ़ी, और जैसा कि आज की युवा पीढ़ी की गलती है ही नहीं। अभी बोलोगे भाई कि पहले फेसबुक नहीं था तो लोग कौन जगे कौन, जब से ये एंड्रॉइड एंड्रॉइड मोबाइल हाथ में आया तब से लोगों ने सोना छोड़ दिया रात को। भाई गलती किसका है, बच्चों का थोड़ी है, गलती तो देश काल माहौल का है ना, क्योंकि युग राहु का है। और राहु के युग में मोबाइल हाथ में आया हर व्यक्ति के, है ना। आज हम ऐसे जमाने में भी जी के आए हैं कि एक लैंडलाइन होता था और सभी घर वालों के पास एक नंबर होता था, तो वहां पे रात को ही जगते थे। कौन किसी का आएगा, पर्सनल बात तो होता ही नहीं था। मोहल्ले में एक ही होता था। मोहल्ले में एक होता था, है ना। जब रामायण आई थी पहली बार तो टीवी भी एक ही होती थी मोहल्ले में, सब लोग एक साथ देखने जाते थे, राइट। तो इतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं था। अच्छा, राहु का युग आया, कनेक्टिविटी बढ़ गया, माया भी तरह से बढ़ गया। आज जो हम सेशन का जो आनंद ले रहे हैं, क्या हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं क्या, क्या हमने जीवन में कभी आपस में एक दूसरे को रूबरू देखा क्या, नहीं देखा।
मतलब ये क्या है, ये माया है। इसको बोलते हैं भगवान कृष्ण गीता में माया है, इसको बोलते हैं माया। और मायावी तरह से कार्य हो रहा है, ठीक है, और मायावी तरह से हमको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी वाली इस युग की जो क्वालिटी है, इस युग की सबसे बड़ी क्वालिटी है राहु वाली क्वालिटी, है ना। और जब ज्योतिष लिखा गया था तब सबसे ज्यादा क्वालिटी हुआ करती थी केतु वाली क्वालिटी। आपको ये पॉइंट समझ में आया? जिस जमाने में ज्योतिष लिखा गया था उस जमाने में ऋषि मुनि के पास जो क्वालिटी थी केतु वाली थी, और जिस जमाने में आज हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं आज हमारे पास राहु वाली क्वालिटी है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? हाँ, ऋषि मुनि ने कभी वीडियो कॉल किया था? नहीं किया था। मायावी तरीके से जानते ही नहीं थे ना, आज यही मायावी है। हम बोले ना कि भैया ये इसका द्वापर युग में भी आया था। गीता किसने डायरेक्ट सुनी, है ना? तो वो था ना धृतराष्ट्र, तो सुनता था, है ना, संजय उसको बताता था। एक तो अर्जुन सुन रहा था, राइट। तो मायावी तरीके से चीजें ठीक ही नहीं थी, कृष्ण काल में भी, द्वापर युग में भी। अच्छा, रामायण में भी देखो तो मायावी तरह से बहुत सारी चीजें हुआ करती थी कि रावण साधु वेश में आया, रावण ने वेश बदल लिया, अपना चेहरा बदल लिया, चेहरा बदल के चला गया। उस जमाने में माया अलग टाइप की थी। आज के जमाने में ये भी माया है कि हम और आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है, लेकिन हम माया से कनेक्ट हो गए। माया है ना, ये युग माया का कितना बड़ा सोर्स है, आप सोचो। मतलब माया का मतलब ये है कि जो भौतिक अस्तित्व में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कल्पना में है, या कहीं ना कहीं वो, है ना, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आज मान लो हम जो इंटरनेट, जो गूगल सर्वर करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, है ना, वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे माया है भाई। सारे के सारे कार्य इंटरनेट पे हो रहे हैं। तो ज्योतिष हमें क्या सिखा रहा है? सबसे पहले तो ज्योतिष हमें सिखा रहा है कि ज्योतिष मतलब जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, और जैसे हम है ना वैसे ही ज्योतिष है। आज लोग देर से सो रहे हैं तो राहु का इफेक्ट युवा पीढ़ी पे जबरदस्त है, हाईएस्ट 90% लोगों पे राहु का जबरदस्त इफेक्ट है। फिर हम बोलते हैं कि आजकल वो वाली दोस्ताना नहीं रहा, आजकल वो वाले रिश्ते नहीं रहे, आजकल सब अपने अपने, ऐसा होता है ना, फिर मन में आता है। तो आप सबसे पहले तो ये सोचो कि यार कुंडली को अध्ययन बाद में करेंगे, पहले हम कैसे हैं। गलत तो नहीं करा ना भाई? कुंडली का तो आपका शनि ने क्या दिया, ये 50 तरह की रामायण हमको पढ़ना ही है ना, रोज का काम है। शनि ये दे रहा है, मंगल वो दे रहा है, सूर्य ये दे रहा है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? ये तो दे रहा है, ग्रह तो बोल रहा है कि मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, लेकिन हम ग्रह से क्या ले रहे हैं? समझ में आया भाई? ज्योतिष में आपको एक ही बात पता चलता है कि बताओ यार कौन सा ग्रह क्या दे रहा है। कभी हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हम किस ग्रह से क्या ले रहे हैं, कभी इस बारे में सोचा? आपको लग गया, मान लो मालूम पड़ गया कि आपको कुंडली देख लिया, आपको मैंने बता भी दिया कि भाई तेरा सूर्य खराब है, तेरा गुरु खराब है, अभी क्या करोगे? फिर अच्छा उसको उपाय में बता दिया, केले चढ़ाना, पीले वस्त्र पहनना, भगवा धारण कर लेना, चंदन का टीका लगाना, अच्छा जो भी 50 तरह की बातें, हो गया। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुरु ठीक हो जाएगा इससे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को भोजन करा दो, ये करा दो, इससे गुरु ठीक हो जाएगा? भाई इससे गुरु कैसे ठीक होगा यार? आपने तो उसको जिया ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इसको जीवन में बदलाव किया क्या? और अगर हम ये समझें कि गुरु का अर्थ होता है कि प्रातःकाल उठ जाना, ठीक है, प्रातःकाल उठ जाकर उठने के बाद कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, ये वाला गुरु का सबसे बड़ा रेमेडी है। गुरु का समय प्रातःकाल होता है ना, पूजा वगैरह करते हैं ना यार, हम सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष में हम लोग सब जानते हैं। आप सुबह उठ के सभी पूजा करते होंगे, बहुत सारे लोगों की कोई मंदिर से कनेक्टिविटी भी होगी, कोई मंदिर भी जाता होगा, है ना, किसी का खुद का मंदिर भी होगा, हो सकता है। सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? हम लोग ये बोल रहे हैं कि यार गुरु का उपाय करने के लिए ऐसा हो रहा है, तो क्या इससे ठीक हो जाएगा? लेकिन अगर हम बोलते हैं कि गुरु का समय क्या है, उस व्यक्ति से पूछ लें कि गुरु का समय क्या है, दिन भर में इतना समय निकलता है, तो गुरु का टाइम कौन सा है आपको पता है? गुरु का टाइम कौन सा है? सुबह का 4 से 6 आपको पता है ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से पहले, तो वो होता है केतु का टाइम। किसका टाइम होता है? केतु का टाइम होता है ना, सुबह 4 से 6, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको आध्यात्मिक उन्नति में जाना है, या डीप मेडिटेशन करना है, या फिर कोई नवरात्रि में लोग करते हैं ना, गुप्त नवरात्रि में कोई माला वाला पहनना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम क्या है? मैं आपको बोल दूं कि
है ना, शाम को, या मैं आपको बोल दूं कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में माला फेरना, ये टाइम अच्छा अच्छा, हमको समझ में नहीं आता, हमसे जो लोग कहते हैं हम वो करने लग जाते हैं, है ना, सुबह माला फेर लिया, शाम को माला फेर लिया। लेकिन वाकई में डीप मेडिटेशन में जाना है तो माला फेरने का सबसे आदर्श समय पता है कौन सा है? सुबह 4 से 6 के बीच में। समझ में आया कि हम ग्रह से भी, हमारी कुंडली बोल रही है, मान लो हमारी कुंडली ने बोल दिया कि यार तू थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन में जा, तेरे को है ना मंदिर वगैरह इससे जुड़, भागवत कथा से जुड़, गीता से जुड़, रामायण से, धर्म से जुड़, ये हमारी कुंडली ने हमको बोल दिया, लेकिन हमको पता ही नहीं है टाइम का, तो हम क्या करेंगे, हर किसी टाइम चालू कर देंगे काम। ऐसे ही होता है ना। अब हमको पता है कि सुबह सुबह उठ के नहाना होता है, तो हम टाइम से प्रॉपर नहाते हैं। अगर हमको पता ही नहीं है तो हम हर कभी भी नहाना चालू कर देंगे। सही है ना। तो अगर हमको पता है कि यार ये वाला टाइम है, तो हम अगर माला भी ध्यान ध्यान भी करना है, तो ध्यान का सबसे सही टाइम कौन सा है? मेडिटेशन 4 से 6 के बीच में। अच्छा, उस दिन किसी दिन आप इस समय उठकर देखो तो शायद आपको जो घड़ी की जो टिक टिक होती है ना, वो भी सुनाई देती है। गलत तो नहीं कह रहा ना? देती है सर। आप सुबह 4 बजे उठ जाओगे तो घड़ी की जो टिक टिक होती है ना छोटी सी, तो वो भी सुनाई देती है क्या? अभी सुनाई दे रहा है शाम को? नहीं। अभी सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। सही बोल रहा हूं ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, लेकिन सुबह 4 बजे हमारा ध्यान एक छोटी सी आवाज पे भी केंद्रित हो गया। हो गया ना? एक छोटी सी चीज पे भी केंद्रित हो गया ना। अभी थोड़ी कर पाओगे। लेकिन सर मन में जो 50 तरह की दुविधा रहती है वो हाँ, कैसे एक तरफ होए? वही मैं कह रहा हूँ ना, हमको सबसे पहले समय को समझना है ना सर। आज मान लो कि हम हर किसी टाइम दुविधा को लेकर खड़े हो जाए, है ना, आप सबसे पहले समय को समझोगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है ना मेरा? यस सर, चल रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम समय को समझेंगे ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मान लो कि कुंडली खोलते से ही हम आ जाते हैं, है ना, ज्योतिषी मिल गया, उसको पकड़ लिया, इधर आ मेरा हाथ देख, है ना। अच्छा, किसी से कह दिया कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ, सामने वाले को आपसे कुछ नहीं पूछना, वो यही बोलेगा कि भैया मेरा हाथ देख के बता, ले मेरी कुंडली ले, मैं डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, उसको लगता है कि हर किसी टाइम पे गंगा नहा लो, उसको क्या लगता है कि हर किसी टाइम पे गंगा नहा लो, आप सभी कैमरा ऑन कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो क्या लगता है कि हर किसी टाइम पे पूछ लो। लेकिन भाई आप पूछ भी लो, लेकिन ये तो ज्योतिष की एक शाखा है ना, ये तो ज्योतिष की एक शाखा है। ज्योतिष का तो अर्थ होता है कि अपने आप को समझना, और जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। अब लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे, हम तो नहीं मानते। अरे भाई, जिस टाइम पे हम समय का उपयोग कर रहे हैं वैसी तो ज्योतिष है यार। ज्योतिष मतलब क्या? टाइम। समय का हमने कौन सा उपयोग किया, उसी तरह के ग्रह का रिजल्ट हमारे जीवन पे है। हाँ, उसी तरह के ग्रह का रिजल्ट हमारे जीवन पे है। सहमत हो ना? तो मतलब ज्योतिष सिर्फ आपको ग्रह बल देता ही नहीं है, हम ग्रह बल से लेते भी हैं। ये बात समझ में आया ना? अभी हमारी कुंडली जब भी हम खोलेंगे तो क्या जो ग्रह बल देता है वही रिजल्ट मिलता है? ऐसा नहीं, हम ग्रह बल से ले भी तो रहे हैं, हम ग्रहों से ले भी रहे हैं। सही है ना? सही है, सही। सही कह रहा हूँ ना? सही है सर, सही है। हाँ। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि ज्योतिष मतलब जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। तो आमतौर पे आम आदमी की जो धारणाएं हैं, अच्छा हमारे इस फील्ड में सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या? आज आम आदमी की धारणा यही है कि ज्योतिष मतलब सब कुछ जानता है, लो बताओ या हाथ खोल के। एक मतलब ज्योतिष का उनके दिमाग में एक ही अर्थ है कि भविष्य देखना और उपाय वगैरह बताना। ठीक है, जबकि ज्योतिष का मेन अर्थ ये नहीं। अच्छा, किसी बच्चे को समझा दिया कि खाना भोजन का मतलब एक ही होता है कि दाल बाटी, अब उसको जब भी भोजन का नाम आया बोल रहा है दाल बाटी, जब भी ज्योतिष का नाम आया उसको बोल रहा है भविष्य बताओ। देखिए ऐसा थोड़ी है यार, ज्योतिष मतलब जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। हम स्वयं ज्योतिष को जीते हैं, हम ज्योतिष को करते थोड़ी है। आप बोलो जी गुरु के उपाय कर रहे हैं, अरे यार गुरु के उपाय करना है ही नहीं, गुरु के उपाय को जीना है, गुरु के कारतत्व को जीना है। हाँ, सही है ना? हम गुरु के उपाय कर थोड़ी रहे हैं, हम गुरु के उपाय को जिएंगे तो काम होगा ना यार, किसी भी तरह से। समय को जीना बहुत बड़ी चीज है। आज मान लो कि हम रात को जगते हैं, तो आप मानो या ना मानो हमारे ऊपर राहु का इफेक्ट जबरदस्त है।
और अगर हम सुबह उठेंगे तो आप मानो या ना मानो हमारे पर सूर्य का इफेक्ट बहुत शानदार है। हमको लगता है कि हमारी कुंडली में किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि हमारी कुंडली में सूर्य का उपाय करना है, और हमको कुछ नहीं करना, प्रातःकाल सूर्योदय होते हुए देखो, हमारे जीवन में एक अलग इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम समय को जी रहे हैं ना यार। ज्योतिष मतलब समय को व्यवस्थित तरीके से जीना। ज्योतिष का अर्थ क्या, कि समय को व्यवस्थित तरह से जीने की कला ही ज्योतिष है, जीवन जीने की कला ही ज्योतिष है। जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है, राइट? समझ में आया ना? यस सर। आ गया ना? हाँ जी, हाँ जी। चार युग होते हैं, और चारों युग के अभी मैं आपको अब ज्योतिष के कॉन्सेप्ट ले जाऊंगा, क्योंकि पहले ये थोड़ी सी बातें समझ में आ जाए तो फिर एक जो एस्ट्रोलॉजर बेचारा घूम रहा है तो उसके लोग माथे नहीं आए कि आप ये हाथ देखो या पंडित जी, है ना, ये चीजें ना हो। और ना हम किसी से पूछें, मान लो हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो कम से कम हम किसी से पूछे ना, ठीक है? ऐसे नहीं पूछने लग जाए कि लो बताओ, क्योंकि ज्योतिष का अर्थ बहुत गहरा है ना। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है। मैंने इसको आपको एक करंट उदाहरण से बताया, समय के माध्यम से बताया। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चार युग, ज्योतिष में कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। हम 9 ग्रह की पूजा करते हैं। अच्छा, हमारा धर्म तो इतना बढ़िया है कि हमको कुछ याद करवाने की आवश्यकता ही नहीं, नवग्रह की पूजा करते हैं, तो मतलब हमको पता है कि 9 ग्रह होते हैं, ठीक है? लेकिन ग्रह होते हैं सिर्फ 5 जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, है ना। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, ये 5 ही ग्रह होते हैं। लेकिन 4 ग्रह और भी हैं जो वास्तव में सूर्य की परिक्रमा नहीं लगा रहे, लेकिन उसका इफेक्ट मानव जीवन में सबसे ज्यादा है, ठीक है? और ये 4 ग्रह जो होते हैं ये 4 युग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले स्क्रीन में बताया था कि भाई आप सतयुग में अगर हमने सतयुग में जन्म लिया होता तो हमारे ऊपर केतु का इफेक्ट सर्वाधिक होता। हो सकता है कि आज हमारे इतने सारे लोग हैं, पंडित जी किसने चोटी बना रखी है? किसी के सिर पे चोटी है क्या? नहीं है, नहीं है ना? मेरे सिर पे है, मेरे पास है। एक दो लोगों की चोटी है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में ब्राह्मण है, ये अभी तक उस परंपरा को चला के आ रहे हैं। आप ब्राह्मण होंगे 100%, क्योंकि ब्राह्मण कार्य कि ब्राह्मण सतयुग में है। नहीं सर, ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के फॉलोअर है, कुल मिला के वेदों के फॉलोअर है, राइट? तो सतयुग में हर व्यक्ति के सर चोटी हुआ करता, जैसे आपकी चोटी है ना, सतयुग में ऐसे हर व्यक्ति के चोटी हुआ करता था, ठीक है? में डाल देंगे ना साथ को। सतयुग में हर व्यक्ति के चोटी हुआ करता था, ठीक है? और कलयुग आते आते इक्का दुक्का व्यक्ति के चोटी रह गया। इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब हम क्या समझें कि हमारे ऊपर देश काल माहौल का जबरदस्त फर्क आया, ठीक है? और आप यकीन नहीं करोगे कि जिस ग्रह को हम सबसे बुरा कहते हैं उस ग्रह की सबसे ज्यादा पावर हम जनरेट करते हैं, उसका नाम है राहु, ठीक है? और जिस ग्रह को हम सबसे ज्यादा भगवान मानते हैं, ठीक है ना, उस ग्रह को हम सबसे कम यूज करते हैं, जिसका नाम है सूर्य। पता है आपको? जिस ग्रह को हम सबसे ज्यादा दुश्मन मानते हैं, अच्छा ज्योतिष की किताबों में पढ़ोगे तो राहु के पास बुराई के अलावा कोई 4 बातें अच्छी नहीं लिखेगा। अधिकतर जितनी बुराई डालना हो तो एक ही व्यक्ति का खाता चलता है कि बुराई आई है इस राहु खाते में डालो, होता है ना ऐसा? बुराई आई है तो राहु खाते में डालो, अच्छी आई है तो सूर्य खाते में डाल दो, गुरु खाते में डाल दो। लेकिन आपको आश्चर्य हो सकता है कि कलयुग ऐसा युग है जिसमें राहु का इफेक्ट सबसे ज्यादा है और हर व्यक्ति राहु का फॉलोअर है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कितने घंटा मोबाइल यूज करते हो? कितने घंटा मोबाइल यूज करते हो? हाँ, 5 घंटा तो कम से कम, 3-4 घंटे। 5 घंटे तो लोग कर ही लेते हैं कम से कम। अच्छा, जिसके पास मोबाइल से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है वो भी 3-4-5 घंटे तो कर ही लेता है, राइट? अच्छा, जिसके पास कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम है भैया, जिसके पास कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम है तो वो तो कितना करता होगा? वो तो सारा दिन ही लगा रहता है। सारे दिन लगा हुआ होता है। मोबाइल रात को, है ना, सोने से पहले छूटता है, वो भी छोड़ना पड़ता है, काम तो अभी भी चल रहा है, ठीक है? तो राहु का इफेक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा है। और आज हम ज्योतिष पढ़ेंगे,
ठीक है ना। आप एक बात समझो कि आज हम मान लो किसी कंट्री में रहते हैं तो उस देश के राजा की बुराई कर सकते हैं। हाँ, आज मान लो कंट्री की छोड़ो, आज हम किसी घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो जो उसका मालिक है, जो बड़ा है, उसको बार बार डांटेंगे, उसकी बुराई करेंगे, अच्छा लगेगा? बुराई करेंगे तो आप वहां पे रह पाओगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सामान्य रूप से हो ही नहीं सकता, राइट। तो कलयुग के अंदर राहु, कलयुग का राजा कौन है? राहु है। और राहु की ज्योतिषी समीकरण हमें बहुत गहराई से ಇದು समझ, 18,000 कर दो हमके। राहु की ज्योतिषी समीकरण हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। और कलयुग में जिस व्यक्ति ने राहु को समझा, राहु का यूटिलाइज किया, भैया वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। समझ में आया? जो व्यक्ति राहु की गहराइयों को समझा है वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। आप एक छोटी सी चीज लेकर सोचो कि हम हिंदू सनातन संस्कृति वाले बार बार पीछे पड़ जाते हैं कि धर्म आध्यात्म बड़ा बड़ा बड़ा, कुछ हो रहा, कुछ हो रहा क्या? अब बार बार हमको कहना पड़ रहा है ना, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है, लेकिन हमको पता है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हम जानते हैं ना कि कुछ आगे करने के लिए हम यहीं यहीं तक टिके हुए नहीं रह सकते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? हाँ भाई, हमको अपडेट तो होना पड़ेगा ना, राइट। अपडेट तो होना ही पड़ेगा ना यार। आप सोचो कि आज आज आप आज मान लो कि कोई मोबाइल खरीदते हैं तो वो भी अपडेट हो जाता है 2-3-4 सालों में, 2-3-4 महीनों में हो जाता है। 2-3-4 सालों की तो बहुत दूर की बात है। कोई कार खरीद लिया तो वो भी अपडेट हो जाती है 2-3-4 सालों में, तो बिल्कुल नया वर्जन, वही कंपनी लेकिन नया वर्जन। तो हमें भी ज्योतिष के लिए अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो इतना सा पूछता हूँ कि उस समय में ज्योतिष लिखा गया, जिस समय में साधु संत युग थे और केतु वाला व्यक्ति था, है ना, उनको ये सपने में भी नहीं पता था कि ऐसा मायावी जीवन, है ना, ऐसा होगा। हालांकि उनको जानकारी पूरी थी, लेकिन उन्होंने वह सोचकर नहीं लिखा, उन्होंने ज्योतिष अपने देश काल माहौल के अकॉर्डिंग सोचकर लिखा। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था, उनको सारा पता था, उनको जन्म से लेकर सृष्टि का विनाश तक पता है, लेकिन उन्होंने जो सोचकर लिखा था वो अपने देश काल माहौल के अकॉर्डिंग लिखा है। मान लो कि आज आप राइटर हो, आज आप राइटर हो, तो आज आज जो भी लिखोगे तो वो आज देश काल माहौल के अकॉर्डिंग लिखोगे। 2016 नवंबर महीने का न्यूज़पेपर पढ़ना, अच्छा उसमें कोई भी आर्टिकल आता था तो नोटबंदी की एक बात अलग से आती थी, तो भैया है ना, तो करंट टॉपिक पे बात होती है, करंट माहौल पे बात होती है, राइट। तो उस जमाने में ज्योतिष लिखा गया तो उनका जो माहौल था और उनने जो ग्रहों को देखा, उन्होंने उस अकॉर्डिंगली बात कर लिया। और आज जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, क्या हम वही बात को लेकर सेम सेम करने लग जाएंगे? नहीं कर सकते ना। मैं तो कहता हूँ करने लग जाओ, चलो। हाँ, फिर बोलो कि नहीं हमारा तो संस्कृत सबसे ऊंचा था, क्या हमारा वो ऊंचा था, लेकिन आप इस गहराई को जाने कि भाई जब ज्योतिष लिखा गया तब केतु वाला युग था। केतु मतलब हर चीजों को सूक्ष्म तरह से देना, ठीक है ना, या फिर अब बोलते ना कि एक मंत्र के माध्यम से देना, ठीक है। और राहु मतलब हर चीज को दिखावे के माध्यम से देना। आज मान लो कि आपको ज्योतिष पढ़ना है, कुछ कमी है, हाँ, आपको हजारों चैनल दिख जाएंगे यूट्यूब पे, आप सर्च करो यार, कोई कमी है? नहीं है ना। आपको हजारों चीजें अवेलेबल है, तो मतलब ये युग कौन सा है? ये युग विस्तार वाला है। कौन सा वाला है? उस जमाने में संकुचित था। मान लो कि उस जमाने में कोई करोड़पति व्यक्ति भी है तो उसको ज्यादा खर्च करने के लिए चीजें नहीं थी, वो क्या शॉपिंग मॉल में चला जाता? हाँ, वो क्या स्विमिंग पूल में नहाने चला जाता? अरे ले देकर आपके पास एक ही चीजें हैं कि पैसे वाला होगा तो भी नदी किनारे जाएगा, गरीब होगा तो भी नदी किनारे जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पैसे वाले घर में नल से पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं था ना। तो उस जमाने का जो ज्योतिष था वो एक अलग लेवल पे लिखा गया, और आज का जो ज्योतिष है वो एक अलग अलग ही लेवल पे चल रहा है। समझ में आया? तो हम उस चीज को क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? अगर हम बोलते कि वही चीजें हैं उठा के, कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, हाँ उसको अपडेट कर सकते हैं। हमें बहुत गहराई से समझना होगा, गलत एक भी चीज नहीं है, क्योंकि वो चीजें जो लिख रहा है वो उस देश काल माहौल के अकॉर्डिंग लिख रहा है। आज से भारत में 500 साल पहले उर्दू भी नहीं चलता था, इंग्लिश भी नहीं चलता था, हम शुद्ध हिंदी में अपनी बातचीत करते थे। क्या आज हमारी लैंग्वेज वही है? आज हमारी लैंग्वेज शुद्ध हिंदी नहीं है। अच्छा, शुद्ध हिंदी में बात करेगा ना तो मैं कह रहा हूँ कि आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा। यार सर आप ये शब्द समझ में नहीं आया, बीच में क्या बोले थे। हाँ,
तो हमारे लैंग्वेज चेंज हो गया। आप सोचो यार कि वो ज्योतिष कब लिखा गया, उसको कब पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे, और जो ग्रंथों में लिखा गया हम लड़ने झगड़ने लग जाएंगे कि ये बातें हमारे ऋषि में लिखा बिल्कुल सत्य है। संस्कृत में होती थी पहले, बिल्कुल सही कहा। या फिर ऐसे करेंगे कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और ये बातें राजयोग हैं और ये बिल्कुल सत्य, ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसे लड़ेंगे। या फिर हम उसकी गहराइयों को देखेंगे कि उस जमाने में उस जमाने के अकॉर्डिंगली इस तरह के राजयोग होते थे, तो ऐसी बातें लिखी होगी, राइट? सही कह रहा हूं? समझ पा रहे हो ना? उस जमाने के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, उस जमाने के अकॉर्डिंग। आज हम एक योग होता है पराशरी में, ये होता है कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। अच्छा, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग की गहराई क्या थी उस जमाने के अकॉर्डिंग? कि चंद्र मतलब होता था पानी, मंगल मतलब होता था जमीन। तो एक ही चीज था कि खेती बाड़ी में पानी और जमीन चाहिए ना, तो अधिकतर लोग खेती से जुड़ा हुआ कार्य करते थे, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। अच्छा, उसी कॉन्सेप्ट को हम उठा के आज भी यही बात करेंगे तो क्या सही होगा? क्या सेम कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वह कॉन्सेप्ट जो था, भारत कृषि प्रधान देश हुआ करता था ना, तो खेती सबसे, रोजगार के लिए खेती ही सबसे मूल आवश्यकता थी। समझ में आया क्या? हाँ, यही चीज, रोजगार के लिए खेती ही मूल आवश्यकता थी। अच्छा, उस जमाने में राहु के लिए बड़ा बुराई वराई कर दिया। अभी मैं आपको आज के जमाने के टाइम पे ही राहु के कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, आप बुराई भी नहीं कर पाओगे। हाँ, उस जमाने में आपको राहु के लिए बहुत सारी नेगेटिव बातें लिखा गया, क्योंकि वो जमाना सत्युग मतलब क्या, सत्य युग है ना, सत्य ही बोलता था। अभी मैं आपसे एक बात पूछ लूं, दिन भर हो गया, कितने झूठ बोले? दिन भर हो गया, कितने झूठ बोले? कुछ नहीं हुआ तो हम फोन करते हैं ना, किसी से बात नहीं करना हो, हाँ हेलो, अरे थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, कहीं नहीं है, घर बैठा है। समझ में आया? मतलब कलयुग ऐसा युग है कि भाई आपको जब जब चाहे, मतलब हमारी एक हैबिट हो गई, हम ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? अच्छा, सत्युग मतलब सत्य युग है, 1% भी झूठ नहीं बोलता था। अच्छा, आज ना चाहते हुए भी व्यक्ति कम से कम दिन में 20-25 झूठ बोल लेता है, ना चाहते हुए भी। अच्छा, चाहे तो फिर क्या ही कर ले, हाँ, चाहे तो फिर क्या ही कर ले, ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? अगर अब तो झूठ नहीं बोलेगा जीवन और मुश्किल हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि आज आप राजा हरिश्चंद्र बन के रहे और आप बोल दो कि मैं तो भैया राम जैसा रहूंगा, बिल्कुल 100 बातें सत्य बोलूंगा, अब आप जी के बता दो इस कलयुग में, भाई आपके साथ आसपास जितने भी लोग, जो घेरा बना हुआ है ना, भाई झूठों का घेरा बना हुआ है। हाँ, कलयुग में क्या है, बिजनेस वाला युग है, हर व्यक्ति बिजनेस करता है, हर व्यक्ति पैसा कमाता है। पैसे कमाना मतलब झूठ की शुरुआत होना। सतयुग में किसी का कैरियर हुआ करते थे? सतयुग में कोई एमबीए था, सतयुग में कोई इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, बहुत बहुत बड़े काम नहीं होते थे सतयुग में। मेन काम होते थे डीप मेडिटेशन, धर्म वर्म में शोध करो, वेदों के शोध करो, आदि आदि। अच्छा, इन कार्यों में झूठ बोलने की आवश्यकता होती ही नहीं है। लेकिन आज मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई नौकरी कर रहे हो, तो क्या नौकरी और बिजनेस में आपको सारी बातें सच ही बोलना है? अगर आप बोलोगे कि मैं सारी बातें सच बोलूंगा, तो बोलेगा नौकरी बिजनेस वाला कि तू भैया यहाँ से जा, मेरे को तू नहीं चाहिए। सही है? आज आज मान लो बिजनेस करते हो या किसी जगह नौकरी भी करने जाते हो, तो आप अपनी सारी बातें सच बता दोगे? ठीक है, नहीं हो सकता, आप बोल ही नहीं पाते। तो कलयुग मतलब क्या, हमारी शुरुआत सुबह से है ना, आपको सुबह से उठते से झूठ बोलना पड़ता है, राइट? तो इस युग में राहु की कॉन्सेप्ट कितना गहराई से आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखो कि भाई राहु को बोलते हैं ना कि भैया ये दानव व्यक्ति है, धन का कारक है, माया का कारक है। कलयुग में हर व्यक्ति के पास मल्टीपल साधन है। आज आप लोगों के पास कम से कम 2 सिम होगा भाई, कम से कम 2 सिम होगा। एक वो टाइम था जहाँ पे एक नंबर से 10 लोग कनेक्ट रहते थे घर के, आज आप लोगों के पास 2 सिम है। 2 मोबाइल होगा, 2 गाड़ी होगा, 2 घर होगा, एक इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ा है। हाँ, हर चीजें मल्टीपल है कि नहीं, पूछना चाहता हूँ। पहले के जमाने में था, लेकिन राहु मल्टीप्लिकेशन है ना, राहु चीजों को विस्तार करता है। रावण के पास कितने चेहरे थे? 10 थे। राम जी के पास थे, हनुमान जी के पास थे, किसी के पास नहीं थे। दशानन कहते हैं ना उसको, 10 चेहरे थे, मतलब मल्टीपल मल्टीपल चेहरे वाला। ठीक है, और कलयुग क्या है, मल्टीपल है। आज हर चीजें व्यक्ति के पास ज्यादा है,
कलयुग एक ऐसा युग है कि जहाँ पे कमी है क्या किसी चीज की? कमी तो किसी भी चीज की नहीं है। पहले के जमाने में हम कोई सामाजिक कार्यक्रम में खाना खाने जाते थे तो खाना कितना कम बनता था। अब आज के जमाने में खाना खाने जाओ, लोग पता नहीं बोलते कि लोग भूखे मर रहे हैं, समझ नहीं आता कहाँ मर रहे हैं। इतना खाना बनाएंगे कि आदमी खाने वाला अपनी एक थाली में सारा खाना नहीं ले सकता। गलत तो नहीं कह रहा ना? गलत तो नहीं कह रहा ना? आवाज नहीं आ रही। हेलो, सही बोल रहा हूँ ना? आवाज आ रही है, अभी आ रही है। आ रही है ना? Expression अब है आवाज आ बहुत रही है। सारे। जी जी जी, अब आवाज आ रही है जी। ओके ओके ओके। आप मेरा कहने का तात्पर्य समझ रहे हो ना? हेलो हेलो, यस सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, आ रही है अब आवाज। समझ पा रहे हो ना? तो मैं आपको सबसे पहले आज का सेशन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई समय का कितना बड़ा लोचा है और हम समय के अकॉर्डिंगली कितना कुछ ले सकते हैं, समय हमें कितना कुछ दे सकता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे, है ना? 9 अवतार हो गए, एक अवतार और बाकी है। आप सिर्फ राम और कृष्ण की तुलना करना, बस आप ज्यादा मत करना। राम अवतार त्रेता में आए थे, कृष्ण भगवान द्वापर में आए थे, उसके बाद वाले अवतार में आए थे ना। द्वापर युग भी 5-6 हजार साल पहले हुआ होगा, ऐसा लोग ऋषि मुनि कहते हैं, है ना? तो द्वापर युग बाद में आया। आप मुझे एक बात बताओ कि राम और कृष्ण तो एक ही व्यक्ति है ना, लेकिन क्या ये दोनों का काम एक जैसा था? अलग अलग था। अलग अलग क्यों था? मतलब हमें वो लोग जो है ना व्यवहारिक उदाहरण देने आए हैं, अवतार नहीं है वो हमें सिखाने आए हैं कि भाई देश काल माहौल बदलता है, चीजें अपडेट होती हैं, आदमी का व्यवहार बदल जाता है। क्लियर ये बात? आज हम मान लो कलयुग में आप किसी व्यक्ति को दबा दबा कर रखोगे कि तू तो वैसा ही बन, तू तो राम ही बनेगा, संभव है? भाई राम के बाद अपडेट वर्जन आया कृष्ण, वो भी राम ना बन सका। आज क्या आप बच्चों को पकड़ करके बैठाओ कि ये करना है, तो संभव है क्या? क्योंकि देश काल माहौल नहीं है। संभव तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा माहौल ही नहीं है, और ऐसा देश काल माहौल परिस्थितियां ही नहीं है, और परिस्थितियां ही नहीं है तो आप परिस्थितियों के खिलाफ में जाकर व्यक्तियों को कब तक काम करवाओगे? तो ज्योतिष को हमें उस मूल कॉन्सेप्ट से समझना होगा कि ज्योतिष लिखा गया था केतु के वर्जन से, ज्योतिष पढ़ रहे हैं राहु के वर्जन से, राइट? और राहु की बुराई, राहु के अंदर यही बुराई है कि राहु झूठ बोलता है। भैया कलयुग में प्राणी मात्र झूठ बोलेगा। किसी को पकड़ के दिखा दो, कोई ऐसा बोल दो कि वो राजा हरिश्चंद्र उसने जीवन में एक झूठ ना बोला हो, ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। रोज उठते से 2-4-5 झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा गलती भी नहीं है। भाई ऐसे तो माहौल क्रिएट हो रहा है। आपको सिखाया क्या जा रहा? आमिर खान आ रहा है एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना? ड्रीम 11 आ रहा है एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। झूठ बोलने का काम तो वहां चालू हो रहा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। सही है ना? तो कलयुग मतलब अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट का, अलग ही लेवल का। और मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ कि देश काल माहौल और समय के अकॉर्डिंगली हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं, और कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सतयुग में केतु सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा था, त्रेता में सूर्य सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा, सूर्य का हाईएस्ट वर्जन है राम, है ना? द्वापर में चंद्रमा का बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला कृष्ण भगवान में, है ना? और कलयुग में जो है उसमें आपको राहु का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना? अभी आपको एक छोटी सी बातें करता हूँ कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ज्ञानी है, ठीक है ना, गुरु ज्ञान का कारक होता है ना। देखो ग्रहों के, मैं एक स्क्रीन बदल कर लेता हूँ, आपको अच्छा रहेगा, इसको हटा देता है। ग्रहों के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, हालांकि अपन ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य, मंगल, केतु, ठीक है ना, चंद्रमा और जुपिटर, ठीक है। इसी तरह से इधर एक और आता है डिपार्टमेंट में, राहु, ठीक है, विनस, शनि ना, और बुध, मरकरी, ठीक है। ग्रहों के 2 डिपार्टमेंट होते हैं,
और दोनों ही डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि देवता वाला डिपार्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं भैया, देवता आदमी हो तुम लोग, है ना, अच्छे आदमी हो। इसको क्या बोलते हैं कि अच्छा बेकार आदमी हो, बुरे आदमी हो, है ना, दानव व्यक्ति हो। तो ग्रहों के दो डिपार्टमेंट, एक को बोलते हैं देवता, एक को बोलते हैं दानव। अभी दोनों डिपार्टमेंट को समझो। ज्योतिष क्या बोलता है, मैं आपको सिर्फ समय की बात बता रहा हूँ। ज्योतिष क्या बोलता है, आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर ज्योतिष सीखने की तैयारी कर रहे हैं या फिर ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं, इंटरेस्ट तभी यहाँ पे आए। ज्योतिष ये बोलता है कि गुरु सबसे महान प्लेनेट है। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है कि गुरु सबसे बढ़िया ग्रह है, सबसे अच्छा आदमी है, यही बोलता है ना। फिर बोलता है कि भैया गुरु के अलावा कौन अच्छा है। गुरु के साथ साथ तो बोलता है कि सूर्य भी बहुत अच्छा व्यक्ति है। ओम सूर्य नमः मित्राय नमः आदित्याय नमः रवि नमः भास्कराय नमः, है ना, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बोलता है। ठीक है, तो ज्योतिष ये बोलता है कि सूर्य और गुरु बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, मैं आपसे अब एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का आ रहा है पीछे आवाज। मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि सूर्य और गुरु ये दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, पद के कारक हैं, ठीक है, जरूरी नहीं धन के कारक है, राइट। सूर्य और गुरु जरूरी नहीं कि आपको पैसा देगा, आपको इनकम देगा ना, कैरियर देगा, नहीं। गुरु तो मकर राशि में नीच का होता है ना, जहां दशम भाव होती है, तो जरूरी नहीं कि आपकी कैरियर की बात कर रहा है, पैसे कमाने की बात कर रहा है ना। ये दोनों ग्रह पैसे कमाने का विरोध करने वाले ग्रह हैं देखा जाए तो। सूर्य कहाँ नीच का होता है, तुला राशि में, सप्तम भाव व्यापार के भाव में। गुरु कहाँ नीच का होता है, दशम भाव में, 10th हाउस में, व्यापारिक ना कर्म क्षेत्र में। ये दोनों ग्रह वो लोग हैं जो पैसा कमाने की बात नहीं करते, पैसे कमाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञान की बात करेंगे, है ना, सम्मान की बात करेंगे, पद की बात करेंगे। अभी मेरी बात को गहराई समझना। आज आपके दिमाग में या सोशल में या किसी भी तरह से हम बात करते हैं तो सामाजिक स्तर पे किसका वैल्यू होता है, जो धनवान होता है या फिर जो गुणवान होता है। अगर गुणवान होगा और उसके पास पैसा नहीं है तो क्या वो उस वैल्यू का हकदार होता है जो उसको मिलना चाहिए? पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुणवान ब्राह्मण है, बहुत अच्छा जानता है, वो उसको भूत भविष्य सब कुछ पता है, वो हर बातें जानता है, लेकिन उसके घर में पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, वो अपनी समस्या से जूझ रहा है। क्या वो व्यक्ति अपनी वैल्यू स्थापित कर पाएगा समाज में? लोग उसको क्या बोलेंगे, अरे बेचारा गरीब ब्राह्मण है, ये गरीब व्यक्ति है, या XYZ ये गरीब कोई भी व्यक्ति है ना। मतलब ज्ञान का वैल्यू नहीं है ना। गरीब आप किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हो? यहाँ पे गरीब का एक ही तो पॉइंट आ गया कि पैसा नहीं है ना। अच्छा, पैसा, जिसके पास पैसा होता है, मान लो जिसके पास पैसा है, समाज के अंदर जिसके पास पैसा है और उसके पास कोई नॉलेज में कोई खास चीज है नहीं, ठीक है ना, ज्ञान की वो कोई खास बात करता नहीं, आपको बीड़ी पान तंबाकू खाना सिखाएगा, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा आदमी है भाई। जिसने आपको ना ज्ञान दिया ना आपको चरित्र दिया, लेकिन वो आपके लिए सबसे फेवर हो गया। अच्छा, नहीं समझ में आता तो आप फिल्म देखते हो तो आपका कोई तो एक्टर फेवरेट होगा। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। हम फिल्म देखते हैं तो हमारा कोई तो एक्टर फेवरेट होगा भाई, कोई तो एक्ट्रेस हमारी फेवरेट होगी, है ना। अच्छा, जिसको लोग काफी चाहते हैं, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि भाई वैल्यू किसका है यार? मेरे को तो एक बात बताओ, पैसे का वैल्यू है कि ज्ञान का वैल्यू है? हाँ, पैसे का वैल्यू कि ज्ञान का वैल्यू है? भाई वैल्यू तो पैसे का हुआ ना। हाँ, आज पैसा है, मान लो कि आज पैसा है तो वो व्यक्ति मान लो आपको कुछ भी सिखा रहा हो, लेकिन आप उसको बोलोगे कि बहुत अच्छा आदमी है। गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही सर। सही है सर, बिल्कुल सर। नीति शतक में कहा यस्यास, हाँ सॉरी, म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करके बोलिए। यस्यास्ते वित्तम से नरे कुलीने सुत्वान गुणज्ञ धर्मज्ञ सर्वी गुना कांचनम आस्यन्ति। सब कुछ धन में ही निवास करता है, सब कुछ धन में निवास करता है। और भर्तृहरि जी ने नीति शतक में लिखा भी है इस बात को बहुत अच्छे से। बिल्कुल, भर्तृहरि अपने राजा विक्रमादित्य के राज्य में आए थे, राइट? जी जी, तो है ना, और बहुत उनके नवरत्न थे, है ना, और ये बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। राजा विक्रमादित्य, उज्जैन में इसकी यूनिवर्सिटी भी है, विक्रम यूनिवर्सिटी। जी जी। क्या समझ में आ रहा है इन बातों से कि भाई ज्ञान का वैल्यू है कि गुण का वैल्यू है कि धन का वैल्यू है?
हाँ, आज कलयुग, अच्छा पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज भरत ने लिखा, राजा विक्रमादित्य ने उसको सम्मान दिया कि आप अच्छे आदमी हो, आपको नॉलेज है, गुण है, ज्ञान है, आप हमारे यहाँ पे पास आके बैठे हैं, है ना। वो व्यक्ति उस चीज को जानता था। आज किसका वैल्यू है? आज पैसे का वैल्यू। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बहुत देवज्ञ आदमी, देवता आदमी है, बस पैसा ही नहीं है, वो उस समाज में उस सम्मान का हकदार हो पाएगा? नहीं हो पाता ना। अभी अभी पाराशरी लिख रहा है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाता। अच्छा, पाराशरी ये लिख रहा है ना, ज्योतिष ये लिख रहा है कि गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। भाई तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है जिस समय ज्योतिष लिखा गया था और वास्तव में गुरु महान हुआ करता था। किसी के पास ज्ञान है ना, तो उसको राजा उसके दरबार में बुला लेता था कि आप आ जाइए, हमारे मंत्रिमंडल के साथ रहे। समझ में आया? और आज राजा किसको दरबार में बुलाएगा? कोई बहुत बड़ा उद्योगपति होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसको बुलाएगा, भाई तू आ, ये इन लोगों को ज्ञानी वानी से कुछ नहीं चलने वाला। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, कोई नाराज मत होना। हाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। ठीक है, आज बिल्कुल ठीक। आज कोई राजा आएगा, पहले के राजा होते थे तो वो बोलते थे कि ज्ञानी व्यक्ति को, है ना, आपने देखा ना रामायण, तो साधु संतों को बिठा के रखते थे, है ना, कि भैया गुरुजी से राम जी बोल रहे हैं कि सीता स्वयंवर हो रहा है, तो गुरुजी की आज्ञा से पूछ रहे हैं, गुरुजी भी साथ में थे। तो गुरुजी का वैल्यू इतना है कि राम के गुरु भी साथ में चल रहे हैं, राजा गुरुओं को साथ में बिठाकर चल रहा है। आज ऐसी स्थिति है? आज राजा के साथ कौन बैठेगा? भाई नहीं चाहिए, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा गुण साइड में हटाओ, क्योंकि कलयुग किसका युग है? धन का और कमाने का। और मैंने आपको बताया कि सूर्य तुला में नीच का, गुरु मकर में नीच का, तुम दोनों क्या ही करोगे? हाँ, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो ज्योतिष जी बिल्कुल। तो ज्योतिष आपको क्या सिखा रहा है? ज्योतिष, अच्छा पाराशरी का खंडन कर ही नहीं रहा ज्योतिष, पाराशरी तो 100% करेक्ट। भाई जिस जमाने में उन्होंने देखा उस जमाने में उन्होंने लिखा और उन्होंने बोल दिया कि गुरु महान है, उन्होंने लिख दिया कि गुरु महान है। और आज भी हम जन्म कुंडली पे बोलते जाएंगे कि गुरु महान है, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? नीति में, शास्त्र में, वेद में, पुराण में, धर्म में महान है। वो आपको पैसे कमाने का कोई योगदान नहीं दे रहा। समझ में आया? और कलयुग में महानता का परिचय अलग है, कलयुग में महानता का मीनिंग अलग है। कलयुग में वही व्यक्ति महान है कि जिसके पास गाड़ी हो, जिसके घर में एसी हो, जिसके, है ना, अच्छा मकान हो, वो व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। अच्छा रिश्तेदार भी वही अच्छा लगता है जो थोड़ा सा अच्छे अपडेट हो। कोई गरीब रिश्तेदार मिल जाए तो लोग उसको पहचान भी नहीं करवाते कि ये मेरा कुछ है ना। और जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा तो उसको दूर से बोलते हैं कि ये मेरे भाई, मान लो आप भाई ही हैं, है ना, चाहे दूर का भाई होगा। और जो पास का भाई है वो थोड़ा गरीब भी होगा तो लोग उससे कटेंगे कि अपना इंसल्ट करवाएंगे, यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं। समझ में आया? तो ये हमारा गलती नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देश काल माहौल। और राहु की बात कर रहा था ना, मैं राहु की बात कर रहा था, ठीक है ना। और पाराशरी बोलते हैं शनिवत राहु, तो शनि कहाँ उच्च का होता है? तुला राशि में। बिजनेसमैन है ना, तुला राशि में उच्च का होता है, ठीक है ना। आज कलयुग में हर व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है कि नहीं चाहता है? उसको पता है कुछ नहीं मिलने वाला, व्यापार करना है भाई। हाँ, समझ में आया? तो कलयुग अपने आप में एक अलग अलग तरह का युग। यहाँ पे ज्ञान का लेवल अलग, यहाँ पे चीजों का लेवल अलग, यहाँ पे हर तरह की आपको देश काल माहौल, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझ रहे ना। मैं सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योतिष पढ़ लेंगे यार बाद में, पहले आप इन चीजों को समझ तो लें कि ज्योतिष मतलब अपने आप को समझना है, जीवन जीने की कला है। हम लिखी पढ़ी बातों को नहीं समझ सकते, हम लिखी पढ़ी बातों को नहीं समझ सकते कि उस जमाने में सम्मान की बात का वैल्यू अलग था, आज के जमाने में सम्मानित उसको ही किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ और भी गहराई से बात बता रहा हूँ कि आज मान लो किसी भी समाज का कोई अध्यक्ष बन रहा है या किसी भी समाज में कोई बड़ा पद पे जा रहा है, वो अपने ज्ञान से बड़ा पद पे नहीं जा रहा, वो उसके पास पैसा है तो उसको बड़े पद पे बैठाया है। गलत तो नहीं कह रहा ना? सत्ता और संपदा दोनों हाँ, चीजों से जी। सत्ता और संपदा है, वो बड़े पद पे जा रहा है, राइट। मूर्ख भी, हाँ, मूर्ख भी जा रहा है, क्योंकि फिर ज्ञान का तो वो है ही नहीं, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसके पास पैसा है, उसके पास वैल्यू है, लोग जान कर तो बोलेंगे अरे सेठ जी आप तो बड़े आदमी हो, आप तो वो। अच्छा, उसकी खुद भी बात अच्छी है, मतलब झूठ तो बोलना ही है ना, मन में नहीं आ रहा कि तारीफ करना है, लेकिन झूठ तो बोलना ही है। तो कलयुग अलग टाइप का युग है, देश काल माहौल परिवर्तित है, हमें ज्योतिष को नए अपडेट वर्जन के साथ समझना होगा।
ज्योतिष को नए तरीके से समझना होगा, और रामायण ज्योतिष आपको नए तरह से समझाने की कोशिश करता है। ये किसी भी चीज का खंडन नहीं करता, ये पराशरी का खंडन नहीं करता, केपी का खंडन बहुत नहीं बढ़िया। करता, भृगुनंदी नाड़िया खंडन नहीं करता, ये हर चीज को मानता है। लेकिन उस देश काल माहौल के अकॉर्डिंग क्या अच्छा था, बहुत अच्छा था, केतु बहुत अच्छा था देश काल माहौल के अकॉर्डिंग। अरे आज साधु संत आदमी को लोग निकाल देंगे, आज सोच लो हमारा इंडिया कितना कट गया भाई, साधु संत आदमी को लोग निकाल के फेंक देंगे बाहर। ठीक है, तो हमें बहुत गहराई से समझना होगा कि उस जमाने में साधु संत की रक्षा करने क्षत्रिय आते थे। राम जी क्षत्रिय थे ना, तो राम जी बोलते हैं कि हमारा क्षत्रिय का गुणधर्म है कि हम ब्राह्मणों की रक्षा करें, हम साधुओं की रक्षा करें। आज के जमाने में कोई नहीं आने वाला। आज के जमाने में रक्षा करना है तो किसके लिए? आपके पास पैसा होगा, लोग आपकी सत्ता आपके हाथ में होगी। समझ में आ रहा है? और पहले के जमाने में बोलते थे कि कुंडली मिलान करते थे, प्रिडिक्शन करते थे, या कुछ भी कार्य करते थे, ज्योतिषी कार्य करते थे, तो वो बोलते थे कि आपकी श्रद्धा से कुछ अर्पण करते हैं। अच्छा, उस जमाने में बोलते थे कि श्रद्धा से अर्पण करते हैं। उस जमाने में लोगों की श्रद्धा भी बड़ी अच्छी होती थी। कोई सोने के सिक्के अर्पण कर रहा है, समझ में आया? मतलब उस जमाने में वो श्रद्धा से अपना सर अच्छे उस टाइम वैल्यू कम होती थी सोने के सिक्के की। क्या? तो सोने के सिक्के की वैल्यू कम होती थी। नहीं, वैल्यू कम हो जाता वो बात नहीं है, लेकिन वो लोग श्रद्धा से अच्छा खासा अर्पण करते थे। मतलब एकदम है ना अधिकारी बन के नहीं आते थे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मतलब एकदम ये नहीं बोलते थे कि झूठ नहीं बोलते हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में बोल दो कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर दो, तो व्यक्ति श्रद्धा और सुमन लेके आ जाएगा, बोले कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, खाना खाने के पैसे भी नहीं है, लेकिन रिचार्ज करा रखा है 699 का। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? कुछ भी नहीं, क्योंकि कलयुग झूठ का है, कलयुग झूठ का है। फिर आप बोलोगे अच्छा अपन उसी परिपाटी पे चलने लग जाएंगे कि ना ना हमें दक्षिणा ही चाहिए, ना ना क्योंकि हम तो गुरु वाले लोग हैं, अपन पैसा कैसे मांगे, ऐसा वैसा। तो क्या होगा? फिर लोग आपको लूट लेंगे। अच्छा, भारत को लूटा ना, भारत गुरु प्रधान देश था और भारत को इसी व्यवहार के कारण लूटा गया, क्योंकि समझना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। समझ में आया? वो अपडेट होना ही नहीं चाहता, उसको समझ में ही नहीं आता, उसको लगता है ना ना हम तो नहीं। लूट लूट के लोग ले गए, है ना? जहाज से भर के पैसा इंग्लैंड गया, अभी वही पैसा इंग्लैंड से उधार मांग के ले जा रहे हैं। हालांकि देने का आज तो रिटर्न तो हम भी नहीं देने वाले हैं, है ना? कोई देने वाला थे नहीं उधार लेने के बाद। ठीक है, तो वो पैसा कैसे भी करके आ गया, वो बात अलग है। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देश काल माहौल के अकॉर्डिंग हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैं आपसे बोल दूं कि दक्षिणा महत्वपूर्ण है कि फीस महत्वपूर्ण है, तो डेफिनेटली दक्षिणा महत्वपूर्ण था। जिस जमाने में ज्योतिष लिखा गया, गुरु दक्षिणा है, आप दक्षिणा दे दीजिए, आपका यज्ञ करवाया, आपका अनुष्ठान करवाया, आपका पूजा हवन करवाया, दक्षिणा दे दीजिए। अच्छा, सामने वाले का मनाया, दक्षिणा में 200 रुपए दे दिए, चलेगा क्या? आपने 4 घंटा मेहनत किया, है ना? क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना सर, सबसे बड़ी बात यह। तो हमें क्या करना है? दक्षिणा उस जमाने के लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि वहां श्रद्धावान लोग थे, वो ब्राह्मणों पर श्रद्धा करते थे। आजकल लोग ब्राह्मणों का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है? हमारा फीस है, हमारा चार्ज, कोई गलत नहीं है यार, बहुत सही है। क्योंकि देश काल माहौल के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाओ, ताकि कल से ब्राह्मण को लोग ये भी नहीं कहे कि यार ये तो लुटता है, इसको तो कपड़े भी चाहिए, वो कुछ मत दे, हम कल हमारा चार्जेस ये है, हम इससे कम में नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। हो गया काम? देश काल माहौल के अकॉर्डिंग ज्योतिष हमें देश काल माहौल के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो उस जमाने में गुरु बहुत बढ़िया था। अच्छा, मैं तो ये बोलता हूँ, रामायण ज्योतिष तो ये बोलती है भैया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस जमाने में गुरु बहुत बढ़िया था। दिख रहा है स्क्रीन? और मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ कि आज के जमाने में अगर आज मेरे से कोई पूछ ले पर्सनली, आज कंसल्टेंसी ले ले कि राहुल सर कौन सा ग्रह सबसे बढ़िया है, तो मैं तो एक ही बोलूंगा कि शुक्र सबसे बढ़िया है। शुक्र, शनि, राहु। शुक्र सबसे बढ़िया है। इन सभी का गुरु कौन है? जुपिटर है, देवताओं का गुरु। ये काम नहीं आएगा, और अभी कार्य आएगा, शुक्र कार्य आएगा। और शुक्र कलयुग के अंदर वो प्लेनेट है कि ना सिर्फ आपको भौतिक जीवन देगा, जबकि आध्यात्मिक जीवन का हाईएस्ट दर्शन करवाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाराशरी बोलती है कि जहां पे गुरु स्वराशि का है, मोक्ष की राशि में, वहां शुक्र उच्च का है। भाई जिस दिन आप अपनी कार्य का मेहनताना लेना चालू करोगे ना, मत बोलो कि हमें दक्षिणा चाहिए, मत बोलो कि तो यहाँ पैसे थोड़ा, चीजें परिवर्तन करना है। हमें ग्रहों को समझना है
कि उस जमाने में सूर्य गुरु बहुत अच्छे थे, आज के जमाने में राहु विनाश का कार्य चलेगा, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हम बार बार जाके राहु को गालियां दें, बार बार जाके राहु के बारे में बुरा लिखें, लेकिन उसके पहले राहु को समझ तो ले कि क्या कहना चाहता है राहु। समझ में आया? तो देश काल माहौल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगर हम बोल दें लोगों को, आज के बच्चों को, कि पहले के जमाने में बेटा 8 बजे सोते थे, तुम आज 8 बजे सो जाओ, तो आप बच्चों के साथ गलत कार्य कर रहे हो यार, मत करो। वो 8 बजे नहीं सो सकता, उसकी क्लासेस चलती होगी। हमारी खुद की क्लासेस शाम को 8 से 9 चलता है, 9:30 चलता है, बताओ, है ना? समझ रहे हो ना? तो चीजों को, देश काल माहौल को हमें समझना है, और ज्योतिष मतलब समय की सही व्याख्या करना है। तो जो हमने यहाँ पे इस वेबिनार से क्या सीखा, कल हम ज्योतिष के बारे में पढ़ेंगे। आज बोला ना सर कुंडली का नहीं हुआ, आज सबसे पहले ज्योतिष को समझ लिया प्रॉपर से, कि ज्योतिष मतलब वो नहीं है कि भैया जो ऋषि मुनि ने लिखा उसको डायरेक्ट छापो। गुरु महान है तो महान ही है, आप उससे फाइट कर लो, लड़ लो, हाँ, ऐसा नहीं है। आज गुरु को समझना पड़ेगा कि वो महान किस पॉइंट ऑफ व्यू से था। आज समझना पड़ेगा, आज मान लो कोई बहुत अच्छा गुरु भी है और वो अपडेट नहीं हो रहा, तो वो बहुत अच्छा गुरु नहीं है। क्योंकि राम के बाद कृष्ण आया और कृष्ण बोलता कि ना मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा ही बनकर रहूंगा, तो 108 गोपियां होती, 16,108 जी। हाँ, अपन 108 ही मान लेते हैं, 16,000 में लोग बोले, है ना? 108 गोपियां होती, है ना? डांस करता, हाँ, झूठ बोलता, चोरी करता। वो तो बोले ना मैं तो राम का अवतार हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। अरे उस जमाने की आवश्यकता थी चोरी करना, झूठ बोलना। कृष्ण भगवान ने 2, 3, 4, 5 साल की उम्र में ही बहुत सारे लोगों को निपटा दिया। पूतना होता ये, है ना, जिस बहुत सारे लोग थे, आदि आदि, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को निपटा दिया। अच्छा, राम भगवान का तो जो कैरेक्टर चालू हुआ ना युवा पीढ़ी के बाद, और कृष्ण भगवान कैरेक्टर चालू हुआ तो बचपन से ही। और आज के बच्चे बता रहा हूं मैं, आज का बच्चा 2 साल का अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूं, आज का बच्चा 2 साल से अपडेट है। आप उस बच्चे को सामान्य मत समझो, जो हमने 2 साल में नहीं किया वो आज का बच्चा 2 साल में कर रहा है। हम 15 साल तक जितनी बातें नहीं समझते थे, आज का बच्चा 15 साल में हमसे ज्यादा बातें समझता है। बहुत सुंदर। तो भैया ये युग किसका आया? ये राहु का युग आया। अरे राम जी को देखो, युवा पीढ़ी से बात चालू हुआ कि भैया स्वयंवर हुआ, धनुष तोड़ा, यहाँ से पॉइंट चालू हुआ, सूर्य की बात। और चंद्रमा की बात कहाँ चालू हो गई? बचपन से ही खिलाड़ी बन गया। अच्छा, पहले दिन से खिलाड़ी बन गया, है ना? आया तो पहले माया कर ली, है ना, उसकी बहन थी माया को वहां सुला दिया, वो है ना नदी तक उसको सुला के आ गया। अच्छा, पहले ही दिन से षड्यंत्र चालू हो गए। और चंद्रमा, ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि चंद्रमा जहां उच्च का होता है वहां पर राहु उच्च का होता है। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये पाराशरी बोलती है कि चंद्रमा जहां उच्च का है वहां राहु उच्च का है। सबसे पहले झूठ बोलना किसने सिखाया? कृष्ण ने, झूठा व्यक्ति, है ना, मैंने माखन नहीं खाया। अच्छा, आज जो कलयुग में लोग झूठ बोलते हैं तो ये उसका अपडेट वर्जन है, राहु उसका हाईएस्ट वर्जन है। हम बोलते हैं सनातन संस्कृति को बड़ा मानते हैं ना, कि ना सूर्योदय के बाद हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। अरे पागल हो, दिमाग खराब हो गया है? सबसे पहले मिडनाइट में किसी का जन्मदिन मनाया गया था तो वो था अपना कृष्ण। रात की 12 बजे तालियां मारते कि नहीं मारते सबसे पहले? अच्छा, आज हम बोले ना हम तो सूर्योदय निकलेगा उसके बाद हम तो तारीख मानते हैं, हम तो उसके पहले अपडेट नहीं मानोगे। पागल हो, सबसे पहले कृष्ण भगवान का रात के 12 बजे बर्थडे मनाया। अच्छा, अपन लोग बोलते हैं शाणपति करते हैं, है ना, अपन लोग बड़े होशियार है, शाणे बनते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रातः काल आप सूर्य नमस्कार करो उसके बाद बर्थडे मनाना चाहिए। क्या रात को बर्थडे मना रहे हो? अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना पुरानी रीति रिवाज के, भाई राम का वर्जन पढ़ रहे हो, मान लिया कि राम दोपहर को 12 बजे हुआ, भाई कृष्ण, भाई मान लो कि राम दोपहर को 12 बजे हुआ, भाई अपना कृष्ण तो नहीं हुआ ना, वो तो रात के 12 बजे हुआ। सही है? और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको बहुत गहराई से बातें समझ में आएगी कि राम दिन को पैदा हुआ तो वो सूर्य की तरह था, और कृष्ण रात को पैदा हुआ तो वो चंद्रमा की तरह है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आपको खुद भी समझ नहीं आया, जब आप प्रेडिक्शन करोगे ना तो आप सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखो, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन और रात। ये 2 चीजें भी ध्यान रखोगे ना, आप उसकी कुंडली के बायोडाटा निकाल लोगे कि ये व्यक्ति इस तरह कैरेक्टर का है, इसके अंदर वह गुण नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं। रात को पैदा हुआ बच्चा, कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ बच्चा नैसर्गिक रूप से कृष्ण की तरह कैरेक्टर वाला है।
अभी कहाँ है यार सर मेरे को चंद्रमा वाली की बात बताई थी, एक बार दोबारा बात बताना रखिए। चंद्रमा चंद्रमा क्या बोल रहे हैं, माइक म्यूट करे सभी, है ना। चंद्रमा के बारे में ये बोल रहे थे कि चंद्रमा शुरुआत से एक्टिव है भाई, पहले दिन से एक्टिव है। आपने देखो कृष्ण जन्म हुआ तो मारने आ रहा था कंस तो, कि मार देंगे, 7 को तो मार दिया, 8वां इसको मार देंगे, है ना। तो कृष्ण नहीं मारा क्योंकि चंद्रमा पहले ही दिन से एक्टिव है, अपडेट आदमी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चंद्रमा जहां उच्च का होता है वहां, मैं नहीं बोल रहा, पाराशरी बोल रही है जो ज्योतिष का इंसाइक्लोपीडिया है, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, वो बोल रहा है कि वहां पे राहु उच्च का होता है। तो भाई सबसे पहले झूठ बोलने का शिक्षा किसने दिया? कृष्ण ने दिया, है ना। झूठ बोलना, छल करना, है ना, गोपियों के साथ, राधा के साथ, इधर उधर, है ना, झूठ बोलने का तमाशा सबसे उसने सिखाया, ठीक है। और उसके बाद कलयुग में उसका अपडेट वर्जन यहाँ पे लॉन्च हो रहा है कि उसने झूठ बोला था लेकिन मन में कुछ बुरा नहीं था, यहाँ पे लोग झूठ बोल रहे हैं तो मन से भी बुरा है, बस इतना सा फर्क आया। भाई माहौल अपडेट होता है ना, माहौल फर्क पड़ा। हम बोलते हैं कि बर्थडे दिन को मनाना चाहिए, सुबह सूर्योदय के बाद ना, कृष्ण भगवान ने मनाया था। अच्छा, कृष्ण भगवान को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है ना। रात को बर्थडे मनाते हैं हम सभी अपना, हैप्पी बर्थडे आ जाए तो रात को मनाएंगे हैप्पी बर्थडे, रात को 12। अच्छा, गुरु पूर्णिमा आया तो कल मैं ये देख रहा था, अच्छा गुरु पूर्णिमा आया, रात को 12 बजे से मैसेज चालू, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो भाई हमारे ऊपर असर है, ये गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु सूर्योदय के बाद लॉन्च होता है। लेकिन हम तो चंद्रमा जी कैरेक्टर से कनेक्टेड है, हम तो राहु की कैरेक्टर से कनेक्टेड है, हम तो रात से कनेक्टेड है। तो रात को ही गुरु पूर्णिमा चालू, हर त्योहार रात से ही, है ना। हैप्पी न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर रात की 12 बजे से सुबह की दोपहर की 12 बजे तक टाइम किसके पास है? इतना टाइम नहीं है आजकल, कितना सुनेगा, बोला इतना भी तो निपट लेंगे, राइट। तो देश काल माहौल और ज्योतिष में समझता हूँ हम रामायण ज्योतिष सीखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रामायण के साथ ज्योतिष कनेक्ट किया और रामायण ज्योतिष हमारा स्वयं का शोध है। आप बोलोगे सर ये कहाँ से उठा के लाए? तो ये कल्पना से उठा के लाए, अभी कल्पना किया ना, मजा आया ना, तो ये कल्पना से उठा के लाया, ठीक है। और कौन से ग्रह का कहाँ पे इफेक्ट आता है, ठीक है ना। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोग राहु की बुराई करना छोड़ दो भाई, जिस युग का राजा राहु है आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। ये इंटरनेट राहु है, ये गूगल राहु है, ये जूम क्लास राहु है, ये व्हाट्सएप क्लास राहु है, ये वाईफाई राहु है, कहाँ कहाँ उसको बुरा बोलोगे? हाँ, सूर्य तो फिजिकल क्लासेस है, आमने सामने मिले बात हुआ, और राहु तो मायावी क्लासेस हैं, हम आमने सामने कभी भविष्य में मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे क्या पता, लेकिन पढ़ लिए। समझ में आ गया? अच्छा लगा? तो ये देश काल माहौल का असर है। आज आपको ज्योतिष का समा बांधना था, ठीक है ना। कल हम सीखेंगे किसी कुंडली को लेकर या कोई ग्रह कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि बिना कुंडली खोले भी हम ग्रह बल को जान सकते हैं, उनकी ताकत ले सकते हैं। कहाँ खोलने की आवश्यकता कुंडली को? कुछ आवश्यकता है? हाँ, कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप को समझना ही ज्योतिष है, जीवन जीने की कला ही ज्योतिष है। जैसे हम हैं वैसे ज्योतिष है। आप सो जाओ रात को, सुबह 11-12 बजे तक उठो, फिर आप देखो उस व्यक्ति में तमस कितना ज्यादा होगा, तामसिक क्रियाएं। अगर कोई व्यक्ति सुबह 10-11 बजे तक उठता है तो आप उस व्यक्ति में बोल ही दो कि बड़ा तामसिक व्यक्ति है, आलसी पाना आता है। कहाँ कहाँ क्रोध बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, होगा ना, जनार्सिसी, फिर बात करो एकदम ना क्रोधित हो जाता है। वही क्योंकि तमस में क्रोध आता है ना, तामसिक क्रिया में क्रोध आता है ना। अभी आप ग्रहों में जब आगे पढ़ेंगे तो मंगल सबसे ज्यादा तामसिक ग्रह है, मंगल से बड़ा तामसिक ग्रह कोई नहीं है। मंगल क्रोध का कारक है, आपके अंदर तमस है तो आपके अंदर क्रोध ऑटोमेटिकली है, और जब आपके अंदर सत्व है, सत्व वाले गुण हैं, तो फिर आपके अंदर क्रोध नहीं है, आपके अंदर क्षमा है। भाई आपको चीजें एक्टिवेट करना है ना यार। मैं कहता हूँ कि सो जाओ, 11-12 बजे पहले उठो ही मत, उठना ही नहीं, भूल जाओ। फिर आप उस व्यक्ति को एनालाइज करो बिना कुंडली खोले कि बड़ा तामसिक व्यक्ति है, बड़ा क्रोध आता है, 4-5 बातें और मैं आपको सिखा दूंगा बोलने के लिए। बोलोगे सर आपने बिल्कुल बातें सच बताई। अभी क्या कुंडली देखा यार, कहाँ कुंडली देखा मैंने? उसकी बस डे टू डे लाइफ पूछ लिया, कब उठते हो, कब सोते हो, डॉक्टर लिखता ना कितना वजन है, कब उठते हो, क्या सोते हो, बता दो कि भैया ऐसा ऐसा है, हो गया तेरा काम। समय को पकड़ना। अरे हम ग्रह बल कुंडली में हम जानते हैं कि ग्रह बल हमको दे रहे हैं, लेकिन हम ग्रह बल से ले भी तो रहे हैं। आप उठने लग जाओ 4-5-6 बजे बाद, 7 बजे पहले उठ जाओ, फिर आपके अंदर रजस वाले सत्व वाले गुण आ जाएंगे। ब्रह्म काल में उठता है, सत्व वाले गुण आ जाए,
तो क्षमा क्षमा याचना है ना, क्षमा कर देते थे ना। फिर तमस वाले तामसिक क्रिया, दिन भर आलसीपन आ रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रहा है ना, खा भी लेट रहा है, पी भी लेट रहा है, सब कुछ लेट काम हो रहा है, रात को सो भी लेट रहा है, बोलो यार बड़ा आलसी व्यक्ति है। और ऐसा होता है, और युवा पीढ़ी के साथ बड़ा ऐसा है, खासकर है, युवा पीढ़ी बड़ी तामसिक हो गई है ना। फिर उनको बोलो भगवान नाम ले, अरे मम्मी यार ऐसे मत बोलो यार, अब मेरा उठने का टाइम नहीं हुआ, होता है राइट। ऐसे ऐसा होता है यार, ये अपना युग परिवर्तन है, और इसमें युवा पीढ़ी की गलती नहीं है। अभी भैया वो जियो वाला बोलेगा कि 12 से 6 में नेट फ्री दूंगा रात को, तो बेचारा रात को फ्री के चक्कर में नेट चलाएगा, उसकी कहाँ गलती। भाई रात को फ्री मिलता है ना, तो फ्री में नेट चलाएगा, तो रात को जगा दिया तो दिन को सोएगा, व्यक्ति कहीं तो पूर्ति करेगा ना यार। तो सारी चीजें, देश काल माहौल और चीजें, बस ये वाली चीजें आप ध्यान रखो। अच्छा लगा सभी को लेक्चर? अच्छा लगा मेरा बहुत परिचय? ही बहुत खूबसूरत लेक्चर था। राहुल जी, बहुत ही सुंदर आपका उद्बोधन था, और जी सर। ज्योतिष को अध्यात्म से जोड़ करके जिस तरीका से सतयुग से लेकर के और अत्यंत काल तक जिस प्रकार से आपने चीजों को रखा है, अपडेट किया है और आपने दिखाया। जी सर, अभी मैं देखो, मैं थोड़ा सा मेरा परिचय दे देता हूँ ताकि आपको पता चले, मालूम पड़े कि कोई आए थे, 2-4 बातें बोल के चले गए, बोले तो बढ़िया थे लेकिन नाम भी नहीं जानते, तो भाई है ना। तो नहीं, देखो, मैं अभी डॉक्टर बाकी बिहारी बोल रहा हूँ सर, प्रोफेसर बाकी बिहारी। जी सर नमस्कार, वाइस प्रिंसिपल सर जी, नमस्कार बहुत सर। अच्छी बात है। बहुत ही सुंदर और तरीका से मैं आपसे बात करूं तो आज के ज्योतिष के संदर्भ में देखा जाए तो इसी प्रकार की ज्योतिष के अनुसंधान की जरूरत है, बिल्कुल, ना कि पारासर, लघु पारासरी और बृहत पारासर, होरा शास्त्र, ताजिक, इन चीजों को नई तरीका से देखने की जरूरत है, दृष्टिकोण की जरूरत है, और जो वास्तव में आपकी आंखें हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद यही बोलते हैं, आप सभी म्यूट करें, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वेद यही बोलते हैं कि वेद में वेदांग के 6 अंग होते हैं, जिसमें ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है, कि ज्योतिष के पास कुछ नहीं चाहिए, उसको नजरिया आना चाहिए, नजरिया, दृष्टिकोण जी, उसका दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर उसका दृष्टिकोण नहीं है और बस उसने कहा कि नहीं मेरे पापा ने कहा था, मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ, तो फिर मजा नहीं आएगा, उसका दृष्टिकोण होना चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ कि रामायण ज्योतिष क्या है। रामायण ज्योतिष एक दर्शन है, एक नीति है, एक आनंद है, एक राह है। सभी म्यूट कर लीजिए पहले तो, है ना। हाँ ठीक है, एक अद्भुत ज्योतिष का थीम है जो वैदिक पाराशरी, कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी पद्धति का घोल है। अच्छा, किसी भी चीज को काटा नहीं, हर चीजों को मिलाकर पढ़ेंगे, एक भी व्यक्ति का खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि खंडन करने के लिए नहीं आए, हम चीजों को समझने के लिए आए नई तरह से, है ना। जिसमें आध्यात्म की ताकत है, जिसमें रामायण ज्योतिष, सबसे बड़ी बात है रामायण की ताकत है। और मैं समझता हूँ कि रामायण की ताकत जहाँ होगी वहां पे हमको चीजें बहुत अच्छे समझ में आती है, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो रामायण ज्योतिष क्या है? रामायण ज्योतिष वास्तव में अलौकिक है, अंदर से महसूस होता है, ठीक है ना। हमें ज्योतिष को समझने के लिए बहुत असाधारण है, शायद रामायण से बेहतरीन कोई भी विकल्प नहीं हो सकता जिसको हम ज्योतिष को, जिसमें हम ज्योतिष समझ सकें, जिसमें धर्म है, आध्यात्म है। रामायण में आपको पता है 4 भाई थे जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परिभाषा को बताते हैं। ज्योतिष में 4 त्रिकोण होते हैं ना, तो रामायण के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, लक्ष्मण रेखा के बारे में, दृष्टि के बारे में, शनि की कॉन्सेप्ट से, पूरा ज्योतिष रामायण के माध्यम से है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम का वर्णन है, ज्योतिष के एक एक पहलू पर रामायण का घोल हमें मिलेगा, सीखने को मिलेगा, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो राशि हो, भाव हो, हर पहलू पे, ठीक है ना। रामायण ज्योतिष समझने का नया आयाम है, एक नया दृष्टिकोण हमें मिलता है, और जैसा आपको आज लगा भी होगा, रामायण के माध्यम से ज्योतिष अत्यंत सरल है, रुचिकर हो जाता है। ग्रह, नक्षत्र, राशि, भाव को कभी भी याद ही नहीं करना पड़ता, आपको लेक्चर में कभी भी याद ही नहीं करना पड़ेगा। पाराशरी खोल के बैठोगे, चक्कर आ जाएंगे, नींद आ जाएगी, क्योंकि याद करने पड़ते हैं ना। आपको रामायण ज्योतिष में याद ही नहीं करना पड़ेगा, और आपको पूरी पाराशरी समझ में आएगी, पाराशरी की एक एक बातें समझ में आएगी कि अच्छा उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये बोला, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला गया, आज के लिए इसको अपडेट कर सकता है। तो आदि आदि, तो रामायण एक जादू है हमारे लिए, एक थीम है, जहाँ क्लास का हर एक सेशन में कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी पद्धति, तीनों ही पद्धति का मिक्सअप थ्योरी पढ़ेंगे, और उस मिक्सअप थ्योरी का नाम होगा त्रिवेणी संगम।
है ना। अभी काफी लोग बोलते हैं कि सर केपी अलग होगा, वैदिक अलग होगा, नाड़ी अलग होगा। अरे ना, कौन सा केपी वैदिक नाड़ी, हम तो आज के नए दृष्टिकोण से तीनों को मिलाकर चीजों को पढ़ेंगे। तो रामायण ज्योतिष अपने आप में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है। और ये जो बैच बन रहा है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। मतलब इसमें कोई भटकाव नहीं बाद में कि सर क्या करें, आपको पूरा ज्योतिष सीखने का मौका मिलेगा। 100+ डेज का क्लासेस है, 100 से ज्यादा टॉपिक है हमारे पास। ठीक है। रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, इसका मूल रचनाकार कौन है, तो इसकी बात भी बता लेते हैं कि रामायण अलौकिक है, कण कण में राम बसे हैं, है ना। और ये रचना किसने किया, उसका परिचय राम भक्त से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये एक दिव्य दर्शन है। मेरा स्वयं कैसा मानना है कि संभवतः यह विषय कुछ क्लिक हुआ होगा या किसी भी समय कुछ क्लिक हुआ होगा, तो ये कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहा होगा, क्योंकि कुछ नया नहीं है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तो रहा होगा, वो हमें क्लिक हो गया किसी माध्यम से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब राम अवतार भी नहीं हुए थे, दशा अवतार की कल्पना त्रिदेव ने कर लिया था। मतलब हरि के आने से पहले हरि की पूजा पृथ्वी पे होती थी। ठीक है ना। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो समय समय पर अंश स्वरूप, मनु के रूप में, सूक्ष्म स्वरूप में नए नए लोग आते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद रहा, राम की कृपा कहें, है ना, भगवान कृष्ण की कृपा कहें, तो ये रामायण ज्योतिष का कॉन्सेप्ट मेरे माध्यम से क्लिक हुआ। ठीक है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहा ही होगा, हालांकि मैंने इसको कहीं से सीखा नहीं। ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक निजी रिसर्च है, शोध है, और भगवान राम के आशीर्वाद से सारा कार्य हुआ है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा हो तो एक है ना पापी व्यक्ति, नीच व्यक्ति को भी आशीर्वाद मिल जाता है। वाल्मीकि देखो, वाल्मीकि डाकू था। तुलसीदास जी देखो पत्नी प्रेम में पागल था, रामायण इन लोगों ने लिख दिया। ठीक है ना। तो भगवान की कृपा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, भगवान किसी से कुछ भी करा सकता है। राइट। तो मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। काफी लोगों के मन में सवाल थे कि सर आप हो कहाँ से, बताओ तो दो। तो बता देता हूँ कि मेरा नाम राहुल महेश्वरी है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मनासा तहसील में मैं रहता हूँ, वही मेरा जन्म हुआ है, और फिलहाल वर्तमान में वही रहता हूँ, है ना। विक्रम यूनिवर्सिटी अवंतिका उज्जैन से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। अभी वर्तमान में कल्ला वैदिक विश्वविद्यालय से मेरा मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी और पीएचडी का कार्य चल रहा है। ठीक है। और सामान्य बनिया वर्ग की फैमिली से है, माहेश्वरी तो बनिया वर्ग में आते हैं। ठीक है। तो बचपन में घर से मतलब बचपन में धार्मिक माहौल मिला है, और मेरी माता कृष्ण भगवान के प्रति अटूट विश्वास में उनको भाई मानती है, तो शायद मेरे ऊपर भी कृष्ण का एक अटूट संबंध रहा। ठीक है। और रामायण का पाठ हमारे यहाँ पे रोजाना होता है शाम को। ठीक है ना। हालांकि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बीकॉम कर रहा था, तब मेरा ज्योतिष में आने का कोई लक्षण ना था, मैं ज्योतिष को जानता भी नहीं था। लेकिन कुछ क्लिक हुआ, और जब तक उज्जैन रहा तब तक ज्योतिष नहीं जानता था। काफी लोगों को लगता है कि सर आपने उज्जैन सीखा होगा, देखो ऐसा है नहीं। जब तक उज्जैन रहा तब तक ज्योतिष को जानता ही नहीं था। ठीक है। तो ठीक है। तो ज्योतिष का एक अचानक से कनेक्शन हुआ, और कुछ कुछ उसके पीछे प्रारब्ध रहा होगा, इसकी बात भी हम करेंगे कभी प्रारब्ध कर्मों को लेकर उनका, है ना। अभी मेरे जो गुरु हैं, मेरे को बहुत ही विद्वान व्यक्ति, और भला हो हमारे देश में इतने अच्छे विद्वान लोग रहते हैं, है ना। तो प्रोफेसर मनीष तिवारी सर, जो कि रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और रायपुर में ही रहते हैं। तो उनका ज्योतिष के विषय पर एक अलौकिक पकड़ है। ना सिर्फ केपी जानते हैं, भृगुनंदी रानी जानते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति जानते हैं, वैदिक पाराशरी जानते हैं। उनके दादाजी अष्टक वर्ग में, है ना, प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो बहुत खानदानी व्यक्ति, और बहुत हाईएस्ट नॉलेज हर चीजों को लेकर, यंत्र हुआ, मंत्र हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ। फिलहाल वो कॉलेज में प्रोफेसर है, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, है ना, और पीएचडी उन्होंने कर रखा है। तो वो उनका जो लेवल है। अच्छा, ज्योतिष का बात तो हुआ। सिर्फ ज्योतिष के लिए वो महान मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष हो सकता है कोई और भी महान हो, और भी लोगों को आता हो, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छे आत्मा का है, बहुत प्योर साउल है, और हमेशा हेल्पफुल। और बोलते ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ज्योतिष जगत का सूर्य अगर मैंने कहीं देखा है, मैंने 6 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ, मैंने अगर ज्योतिष जगत में अगर ऐसा व्यक्ति कोई देखा तो वो है प्रोफेसर तिवारी। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर मनीष तिवारी। ओके, थैंक यू। हाँ जी। हाँ, तो मेरा कार्यकाल क्या है, देखो 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, है ना। 22 साल की उम्र से पढ़ाना चालू किया था, फिलहाल 29 साल का हूँ। ठीक है। तो 6 सालों ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। बेस 15 हमारा हो गया है, अभी बेस 16 का प्रमोशन चल रहा है। भारत के बाहर अनगिनत लोग आए, अनगिनत लोगों का आशीर्वाद मिला। ठीक है ना। 15 से ज़्यादा लोगों का हमारे साथ कनेक्टिविटी बना है अभी तक, है ना। तो कई सारी चीज़ों पे शोध वगैरह चलता है मेरा। वैदिक पद्धति हुआ, केपी पद्धति, जेमिनी, वास्तु, अंकशास्त्र, वास्तुशास्त्र, त्रिदेव ज्योतिष, है ना, एक ट्रिनिटी एस्ट्रोलॉजी मैंने एक नया शोध किया है। तो बहुत सारी चीज़ों पे शोध चलता रहता है। तो ये मेरा कहानी है। ठीक है। तो किसी को मेरे से मिलना हो, तो अगर कोई एमपी में रहता हो, नीमच जिले में रहता हो, तो जरूर कनेक्ट हो जाए, है ना।
तो ये सारी चीजें हैं, स्टूडेंट हमारे अलग अलग फील्ड से हैं, हालांकि क्या ही बताएं, आप सब समझ जाओगे, है ना। तो ये सारा प्रोसेस है, और बहुत सारे स्टूडेंट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, तो काफी स्टूडेंट ने अपने प्रेम भाव से फीडबैक वीडियो बना के रखे हैं क्लास के साथ, हाँ आदि आदि बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मेरे फेसबुक चैनल पे आपको, फेसबुक पेज पे बहुत सारे प्रेडिक्शन के आर्टिकल लिखे हुए मिलेंगे, राइट। और एस्ट्रो काव्या नाम से भी आपको एक यूट्यूब पे चैनल मिलेगा जिसपे ज्योतिष कविता के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है ना। कविता के माध्यम से आपको ज्योतिष याद करवाया गया है, ठीक है, कैसे आप कविता के माध्यम से ज्योतिष लिख सकते हो, बना सकते हो। तो सारा एक नया तरीके से, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट है और रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा परिचय है, और आशा है आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। बहुत सुंदर। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे, है ना। हाँ। आप सभी कनेक्ट रहिएगा। सर माहेश्वर जी, एक बात पूछनी है। बिल्कुल सर। आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था? ज्योतिष तो बहुत बड़ा विषय है, करोड़ों में एक आध व्यक्ति ही जानता है। ज्योतिष, देखो टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज से मोक्ष होना ज्योतिष का टर्निंग पॉइंट है ना। किसी भी चीज से मोक्ष होना, अभी मोक्ष में बहुत सारी चीजें आ गई, तो किसी चीज से मोक्ष हुआ, कुछ चीज छूटी, तो कुछ चीज छूटी, तो वो होता है ना कि आप दिमाग में से कुछ फ्री करो तो फिर कुछ नई चीज आए, है ना। तो कुछ चीज किस्मत से छूटी तो फिर कुछ नया चीज आया, है ना। तो कुछ टर्निंग पॉइंट रहा है, फिर कभी बात करेंगे इसको लेकर, है ना। जी ठीक है। अच्छा गुरुजी, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति और मोक्ष एक है, मृत्यु और मोक्ष में अंतर होता है ना। मुक्ति और मोक्ष तो एक है, मुक्ति मिल गया मतलब आप फ्री हो गए, मोक्ष मिल गया मतलब आप फ्री हो गए, है ना। मृत्यु और मोक्ष में एक अंतर है, छोटी सी बात बताऊंगा, है उसके माध्यम से समझना कि, है ना। किसी कवि ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, मेरे को अच्छा लगा, फेसबुक चलाता हूँ ना, थोड़ी बातें क्लिक हो जाती है। तो किसी कवि ने कहा था कि भाई अगर हमारी सांसें रह जाए, है ना, और हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो उसको मोक्ष कहता है। हमारी सांसें बाकी रह जाए और हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो उसको बोलते हैं मोक्ष, उसको बोलते हैं मुक्ति। और हमारी सांसें खत्म हो जाए और हमारी इच्छाओं का अथाह सागर रह गया, और ये भी करना था, ये भी करना था, क्या तो बात है, तो उसको बोलते हैं मृत्यु, है ना। तो ये मृत्यु, अच्छा ये मैंने नहीं कि कवि ने कहा है, अच्छा कवि लोग बड़े होशियार होते हैं, इसलिए मैंने क्या ज्योतिष कविता में लिखना चालू कर दिया। कि कवि लोग वो होते हैं कि अपनी छोटी सी बात से लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो मैंने कहा कि और बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। तो मैंने कहा कि ज्योतिष, अब मैं आर्टिकल किताब लिखने वाला था, तो मैंने कहा गद्य खंड में नहीं लिखना, अभी इसको पद्य खंड में लिखना, पद्य में लिखना, अभी इसको पद्य खंड में लिखना। तो मेरी 10 एस्ट्रो काव्या आपको फेसबुक पे भी दिखेगी, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित, है ना, और यूट्यूब पे भी दिखेगी, ठीक है ना। मैंने इसको बोल को प्रेजेंट कर रखा है, तो आप आराम से देखकर क्लिक करना। और जहाँ पे आपने क्लास का लिंक मिला था, वहां से आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आशा है सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं। बहुत सुंदर सेशन था, अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया। तो कल फिर मिलते हैं हम, है ना। कल आप सभी आ जाना 6 बजे, मैं लिंक भेज दूंगा, आप सभी वहां से कनेक्ट हो जाना। ओके, बहुत सुंदर राहुल जी, बहुत दिनों के बाद सत्संग मिला। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ज्योतिष के साथ सत्संग का आनंद आया। बहुत आनंद आया, मतलब काफी रुचिकर। नहीं तो हाँ। अगर आप डायरेक्ट परंपरावादी पढ़ाते तो कुछ नहीं समझ में आता ना। कोई मतलब नहीं निकल। देखो ज्योतिष को लेकर, हाँ ज्योतिष को रटना नहीं है, रटने की विद्या नहीं, ज्योतिष समझने की है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष को लेकर मेरा हमेशा से एक फोकस रहा है, और पता है वो फोकस क्या है, मेरे को ज्योतिष ब्राह्मणों को पढ़ाना ही है। जो व्यक्ति कहते कि मैं ज्योतिष हूँ, मेरे को उसको मतलब ही नहीं है। मेरे को ज्योतिष उन लोगों को समझाना है जो युवा है और जो ये बोल रहे कि हमको नहीं आता। अच्छा, कोई ब्राह्मण भी ज्योतिष पढ़ते हैं या परंपरागत ज्योतिष पढ़ते हैं, तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ हमारी क्लास में कि आप सब भूल जाओ, सबसे पहले सब डिलीट करके आ जाओ, उसके बाद ज्योतिष पढ़ेंगे। क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी अगर ज्योतिष को मानेगी तो हमारा ज्योतिष शिखर पे हो जाएगा। क्योंकि आपके मानने से ज्योतिष शिखर पे नहीं जा रहा, लेकिन बच्चा ज्योतिष को मानेगा ना, वो बोलेगा कि अरे पापा ज्योतिष बहुत अच्छा होता है, तो हमारी जीवन वही आगे बढ़ाएगा, वही आगे बढ़ाएगा। और इसलिए मेरा लक्ष्य ये है कि अगर आज मान लो कोई नया व्यक्ति भी आता और जिसको ज्योतिष का कुछ भी जानकारी नहीं होता, तो भी उसको मजा आता, क्योंकि हम परंपरागत बात कर ही रहे हैं, है ना। परंपरा को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि मैं भी युवा हूँ, और भाई मेरा खुद का भी इन चीजों से बड़ा मोह भंग रहता है कि ये क्या है यार, एक ग्रंथ वंथ में, तो मैं नई तरह से पढ़ता हूँ और नई तरह से पढ़ाता हूँ। तो ये शायद ये भी एक फर्क हो सकता है समय का, कि मैं भी युवा हूँ और हम भी फिर खानदानी नहीं है,
तो जो खानदानी नहीं है तो परंपरा को नहीं चला सकता, है ना, तो फिर नया करेगा, राइट। तो नया शोध है, और मेरे जो डॉक्टर तिवारी सर है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे हर रिसर्च को लेकर। वो वेरीफाई करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास बेस स्ट्रॉन्ग है। कुछ भी गलत होगा तो मुझे रोक देंगे, कुछ भी अच्छा होगा तो मुझे आगे बढ़ा देंगे, राइट। तो पीछे सपोर्ट मजबूत है। आशा है सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद सर। नमस्कार।